बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस 2 में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ एक पेपर जो कि लास्ट ईयर 2022 में पूछा गया है, उसके सलूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप इस वीडियो को लाजमन लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। तो खैर आज का जो लेक्चर है ये अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा, स्क्रीन शॉट से गुजारा नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम ये पेपर में पूछे गए हैं, इससे पहले नहीं पूछे गए। तो काफ़ी जानदार क्वेश्चन है पेपर में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ले बेटा स्टार्ट करने लगे हैं। आपका जो ये पेपर है कोर्स कोड मैथ 307 रियल एनालिसिस 2 PS 4 ईयर 6 सेमेस्टर BS मैथमेटिक्स। टाइम आपको लास्ट टाइम 3 आवर्स का गिवन था। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 60 थे। तो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो आपका था जी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को आपने स्टेट और प्रूफ करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सॉल्व दी फॉलोइंग। कहता है कि इफ़ f बिलोंग टू R क्लोज इंटरवल AB, मतलब ये इस नोटेशन का मतलब ये है कि f एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल F ऑन क्लोज इंटरवल AB। स्मॉल f एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और कैपिटल F जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल AB। अच्छा, वो जो कैपिटल F डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो इस तरह का है कि उसका जो डेरिवेटिव है f डैश वो स्मॉल f के बराबर है। ठीक है, आपने प्रूव ये करना है कि a से b इंटीग्रल f ऑफ x बराबर है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अच्छा जी, यहाँ पर अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो कैलकुलस है इसको आप किसी न्यूमेरिकली मतलब आप समझना चाहते हैं, कोई फंक्शन वगैरह लेकर उसे समझाया जाए आपको, तो आप मैं उस वीडियो का भी चलें खैर लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का कंसेप्ट जो है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूँकि वीडियो की लेंथ काफ़ी पहले ही इंक्रीज़ पॉसिबल है कर जाए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो टू दी पॉइंट चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पर टू दी पॉइंट हम यहाँ पर सिर्फ इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। मैंने लिखा जी सिंस दी फंक्शन आपका f डैश इक्वल टू f है और f एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन फिर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर पूरा करेगा। वो क्या है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन डेल्टा मिलेगा सच डैट कि पार्टीशन P के लिए जिसकी नॉर्म जो है वो डेल्टा से स्मॉलर है, देन ये सम और ये जो इंटीग्रल है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये जो सम है ये कोई नया नहीं है, ये जो सम है ये आपके पास एक्चुअली रिमान सम है, रिमान सम, दिस इज़ आवर रिमान सम। तो और इधर क्या है, ए इंटीग्रल है, रिमान इंटीग्रल। तो रिमान सम और रिमान इंटीग्रल आपस में इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये लेस देन है एप्सिलॉन से। आप जानते हैं कि जब ये रिमान सम में व्हेन वी टेक लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी in our Riemann sum and delta x approaches to 0, then Riemann sum equal to होता है Riemann इंटीग्रल के। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें आपस में तकरीबन करीब करीब होती हैं। तो जब आप यहाँ पर फिलहाल लिमिट को अगर छोड़ देंगे तो फिर इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो Riemann sum माइनस Riemann इंटीग्रल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, पहली बात। अच्छा, और मैंने कहा जी अगर इस चीज़ को आप लिमिट की फॉर्म में लिख लें तो इन फॉर्म ऑफ लिमिट ये इस ऐसे लिखी जा सकती है कि लिमिट नॉर्म ऑफ P अप्रोचेस टू 0, आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हैं और नॉर्म ऑफ P भी अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो आप इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा और इन टर्म ऑफ लिमिट लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है, देखो एक तो वो ये है कि लिमिट की ये डेफिनेशन इसकी है। दूसरा, आपने कैलकुलस में जो पढ़ा है, आप कहते हैं कि एक फंक्शन f ऑफ x है, उसकी जो लिमिट है वो L है वेन इवर x अप्रोचेस टू a। ठीक है, लिमिट ऑफ f ऑफ x इज L वेन इवर x अप्रोचेस टू a।
आपको कहा जाता है कि आपने इस लिमिट इस जो ये जो लिमिट है इसे डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन में डिस्कस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आपने कैलकुलस में चीज़ पढ़ी होगी कि वी से डैट अ रियल नंबर एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू ए। इसकी डेफिनेशन इस तरह बनती है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, इफ़ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा सच डैट कि आपके एफ ऑफ एक्स और एल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा व्हेन एवर आपका एक्स माइनस ए के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डेल्टा होगा। अगर ये चीज़ ऐसे हो तो इसे इन फॉर्म ऑफ लिमिट आप ऐसे लिखते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर है एल के। यानी कि ये इनक्वालिटीज़ को अगर ख़त्म किया जाए डेल्टा एप्सिलॉन को तो इन फॉर्म ऑफ लिमिट ऐसे लिखा जाता है, और अगर लिमिट के फॉर्म में ना लिखना हो तो फिर इसे ऐसे लिखा सकते हैं, यानी दिस आर दी फाइंड ओनली इफ कंडीशन। तो मैंने एप्सिलॉन की शक्ल ख़त्म करके उसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने लिखा फॉर एनी चॉइस ऑफ टी आई इन डेल्टा एक्स आई। और डेल्टा एक्स आई आप जानते हैं दिस इज द आयत इंटरवल, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक पॉइंट उठाया जिसका नाम टी आई रख लिया यहाँ पर। देखिए आगे मैंने लिखा बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपने किस तरह पढ़ा था कैलकुलस में, अगर आपको याद हो तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जनाब मोहतरम आप इस तरह पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है। अब मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की पूरी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आपके पास एक तरफ होता है स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये इक्वल होगा एक आपको पॉइंट सी यहाँ से मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, कि एफ डैश सी जो है वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, सही है। तो अब इस चीज़ को अगर आप सामने रखें तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट चूज़ किया था वो टी आई था, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास ये आ जाएगा, और आयत इंटरवल लिया मैंने, यहाँ पर जो इंटरवल था हमारा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स आई तक था। तो इसमें से एक पॉइंट उठा लिया मैंने जिसका नाम टी आई रख लिया, ठीक है। तो इस तरफ आपके पास एफ डैश टी आई आ गया और दूसरी तरफ आ गई ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट एक्स आई माइनस फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये आप जानते हैं डेल्टा एक्स आई की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई डेल्टा एक्स आई, सही है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हम करेक्शन करेंगे। मैंने लिखा फॉर एनी चॉइस ऑफ टी आई, इसका नाम डेल्टा एक्स आई नहीं है, एक्चुअली डेल्टा एक्स आई इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स आई माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर आप डेल्टा एक्स आई ना लिखें, फॉर एनी चॉइस ऑफ टी आई इन दी क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। तो डिनोमिनेटर में इस सारी चीज़ को मैंने डेल्टा एक्स आई कह दिया, तो ये इधर आकर डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आगे आ गया एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ टी। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि ये आपका एफ डैश जो कैपिटल एफ डैश है वो बराबर है स्मॉल एफ के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एफ ऑफ टी, ठीक है। नाउ टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दिया, इधर भी समीशन आ गया और इस वैल्यू के ऊपर भी समीशन आ गया। अब ये वाली जो सारी साइड है ये बराबर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये किस तरह इसके बराबर है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ आई के किस तरह बराबर है। आप इसमें ज़रा आई की वेरिएशन करें, तो पहले आएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस यहाँ पर वेरिएशन करेंगे आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपका आई इज इक्वल टू वन पुट किया, फिर आई इज इक्वल टू टू पुट करें, ये आएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस यहाँ पर पुट करेंगे आएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस अप टू सोन चलता जाएगा, आखिरी नंबर आप पुट करेंगे ये आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अब आप गौर करें कि आपके पास हर अगली ब्रैकेट में ये जो दूसरा नंबर है और इधर इसका जो पहला नंबर है ये आपस में सेम है, तो यहाँ पर ये सारे कट जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आगे एफ ऑफ एक्स टू जो इधर आएगा वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये सारे नंबर कटते जाएंगे, सिर्फ दो नंबर बचेंगे आपके पास, एक तो ये सबसे फाइनल पॉइंट एफ ऑफ एक्स एन और एक सबसे इनिशियल पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट। अब एफ ऑफ एक्स एन कौन है, हमने जो पार्टीशन पी बनाई है उसमें पहला पॉइंट आप जानते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स नॉट है, फिर एक्स वन होता है, फिर अप टू सोन आखिरी जो पॉइंट हम लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू बी के बराबर रहते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एफ ऑफ बी और इसकी जगह लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो अब जनाब मोहतरम ये सारी चीज़ आपके पास आ गई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और मतलब ये सारा समीशन इसके बराबर आ गया और यही हमने प्रूफ करना है नाउ यूजिंग टू इन वन। आगे एक चीज़ रह गई, टू को वन में यूज़ करें। अब वन क्या थी, ये हमारे पास वन है और इसमें करना ये टू में आपने बाय टेकिंग लिमिट, बस ये लिखना है बाय टेकिंग लिमिट। तो लिमिट लेने के बाद ये सारा समीशन जो है वो इसके बराबर है, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा जनाब मोहतरम
कि ये जो सारा समीशन है ये आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में, डेट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। नहीं जनाब, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है जी कि डिस्कस डैट अ बाउंडेड फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आपने ये शो करना है कि बाउंडेड फंक्शन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन भी हो। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि बाउंडेड फंक्शन किसे कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और फिर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा जो कि ये शो करेगी कि बाउंडेड वो फंक्शन बाउंडेड तो है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो पहले देखते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। मैंने लिखा एज वी नो डैट आ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एम सच डैट के फंक्शन की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल है उस रियल नंबर एम से फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। ये तो होगी डेफिनेशन आपके पास बाउंडेड फंक्शन की। वेयर एज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कैन बी डिफाइंड एज, लेट कर लिया कि ए बी एक क्लोज इंटरवल है और वो बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, बाउंडेड का मतलब है कि यहाँ पर ए और बी जो हैं वो फाइनाइट एंड पॉइंट्स हैं। अगर ए और बी में से कोई एक या दोनों इन्फिनिटी हों तो फिर ये क्लोज या बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, क्लोज भी है बाउंडेड भी है। अब आपके पास एक फंक्शन एफ है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर की तरफ है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेट ये पी एक पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल ए बी की। लेट अस कंसीडर द सम। अब यहाँ पर मैं एक सम डिफ़ाइन करने लगा हूँ जिसको मैंने इस तरह डिनोट कर लिया वी पी एफ, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम बॉक्स में आप, वी अपर में बी है, लोअर में ए है, फिर आगे एफ आ गया, और फंक्शन सम मैंने इस तरह डिफाइन किया है के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एब्सोलूट डेल्टा एफ ऑफ एक्स के, और पी बिलोंग कर रहा है पार्टीशन। ये जो पी, ये वाला जो पी है, दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ पार्टीशन डिफाइंड ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इन इस सेट ऑफ पार्टीशन में से एक पार्टीशन बी ले ली, ये सम मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स के रिप्रेजेंट दी डिफरेंस ऑफ फंक्शन वैल्यू एट दी, मतलब यहाँ पर ये जो डेल्टा एफ एक्स के है ये आप जानते हैं, यहाँ पर इसको ये ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। अच्छा, तो ये जो पूरा सेट है इसका नाम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया वी पी एफ से। वी मीन वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन, ये भी वेरिएशन है। अब मैंने लिखा फॉर डिफरेंट पार्टीशन पी बिलोंग टू सेट ऑफ पार्टीशन ए बी, सेट ऑफ पार्टीशन पी। आप मुख्तलिफ पार्टीशन पी के लिए जब यहाँ पर ये इस सम को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो सेट है इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पहली पार्टीशन P1 है, उसके लिए सम का कोई आंसर, देखो सम जब भी आप करेंगे ये n वैल्यूज़ का सम है, तो n वैल्यूज़ का सम हमेशा एक नंबर ही निकलता है ना। कभी भी आप 10 वैल्यूज़ का सम कर लें, 50 वैल्यूज़ का सम कर लें, वो कितने नंबर आएंगे? सम इज़ ऑलवेज यूनिक। ठीक है, वो एक ही सम आएगा। एक पार्टीशन P1 के लिए एक सम निकला, फिर पार्टीशन P2 के लिए दूसरा सम निकलेगा, फिर पार्टीशन P3 के लिए तीसरा सम निकलेगा। कहता है ये जो जितना भी सारा सेट बनेगा ना, P1 पार्टीशन के लिए जो सम निकला उसका नाम हम S1 रख लेते हैं, P2 पार्टीशन के लिए जो सम निकला उसका नाम S2 रख लेते हैं। अब टू सोन nth पार्टीशन के लिए जो सम निकला है वो Sn हो गया। ये मेरे पास इस तरह आ गया सारा, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है ये चीज़। ये जो सारा सेट है ना, दिस सेट कंसिस्ट ऑन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी ये जो सारे S1 S2 S3 हैं ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव नहीं है। इफ़ दी सेट इज़ बाउंडेड अबव, अब अगली बात, ये जो सारा सेट है ना ये बाउंडेड अबव हो। ये बाउंडेड अबव कब होगा? जब आपको इसका अपर बाउंड मिलेगा। ठीक है, अपर बाउंड मिलेगा तो इस सूरत में ये बाउंडेड अबव होगा, यानी इसका आपको लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम एग्जिस्ट करे इसका, देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अगर इस सेट का जो कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, अगर आपको इस सेट का सुप्रीमम मिलता है देन दिस सेट, ठीक है, देन दिस फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये डेफिनेशन है, ये तो आप खैर जानते हैं, ये पेपर में आपने लिखनी है। ठीक है, मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटा क्वेश्चन नहीं है, कम मार्क्स नहीं है। अब मैं उस एग्जांपल की तरफ मेन आ रहा हूँ जो कि आपके पास है एक बाउंडेड फंक्शन की, लेकिन वो फंक्शन तो बाउंडेड है लेकिन वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैंने लिखा जी लेट अस कंसीडर दी फंक्शन एफ ओवर द क्लोज इंटरवल 0 1 से आर की तरफ डिफाइंड बाय। फंक्शन मैंने इस तरह डिफाइन कर लिया है कि फंक्शन का आंसर 1 है जब आपका x जो है वो रैशनल नंबर है,
एंड फंक्शन का आंसर 0 है व्हेन x बिलोंग टू क्यू डैश मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वी कैन ऑब्जर्व डैट f इज़ बाउंडेड बाय 1। आप देख लें यहाँ पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। आपने जाहिर सी बात है पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया है, तो फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक पर आंसर 1 है, एक पर आंसर 0 है, तो सबसे बड़ा आंसर 1 ही आता है। तो फंक्शन बाउंडेड हो गया 1 से, मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, चाहे वो क्यू से बिलोंग करे, आइदर वो बिलोंग करता है क्यू डैश से, ठीक है। तो फंक्शन बाउंडेड है। नेक्स्ट वी चेक वेदर एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। अब आगे हमने चेक करना है कि क्या ये बाउंडेड वेरिएशन भी बनता है कि नहीं। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बनता है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक पार्टीशन पी की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर पार्टीशन पी इस तरह डिफाइन कर ली, ए इसका फर्स्ट पॉइंट है डैट इज इक्वल टू एक्स नॉट, सेकंड इज x1 x2 अप टू सोन, इसमें 2n पॉइंट ले लिए, ठीक है। लाजमी नहीं कि किसी पार्टीशन में सिर्फ आपने n ही सही n पॉइंट ही चूज़ करने हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसमें 2n पॉइंट ले लिए हैं। अब ये 2n पॉइंट किस तरह के लिए हैं, बी दी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 0 to 1 सच डैट, इसमें जो पॉइंट ये वाले जो इवन नंबर वाले हैं x0 x2 x4 अप टू सोन x2n, दीज आर ऑल रैशनल्स एंड x1 x3 x5 अप टू सोन x2n -1 दीज आर ऑल रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स। देन अब यहाँ पर मैं जो वो बाउंडेड वेरिएशन वाला जो सम था उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और वो क्या था, आपके पास बाउंडेड वेरिएशन का जो सम है, दिस सम इज समीशन डेल्टा एफ एक्स के, ये कैलकुलेट करना है मैंने। तो k इज इक्वल टू 1 से n, जैसे कि मैं इसके मतलब आपको बता चुका हूँ, दिस रिप्रेजेंट, अगर आप यहाँ पर k की जगह 1 पुट करते हैं तो पहली वैल्यू आएगी डेल्टा एफ ऑफ x1। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस रिप्रेजेंट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट, ठीक होगी बात ये। इसी तरह जब आप k की जगह यहाँ पर 2 पुट करोगे तो दूसरा पॉइंट आएगा डेल्टा एफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक होगी बात ये। और इनके ऊपर एब्सोल्यूट लगाने की वजह यह है कि आपको मैंने जैसे अभी बताया कि जो ये बाउंडेड वेरिएशन में जो पॉइंट आएंगे, जो सम आएगा, तो सम यहाँ पर होगा नॉन नेगेटिव। तो फॉर द सेफ साइड मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा लिया। तो पहला आ गया एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट का एब्सोल्यूट, मतलब अगर आप इसको ओपन कर लें भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो समीशन ले जनाब, ये मैंने बस जो मैं इसको मैंने ओपन किया है, k इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक वेरिएशन की है, क्योंकि पार्टीशन में 2n पॉइंट पड़े हैं। तो पहला आएगा डेल्टा एफ ऑफ x1, फिर डेल्टा एफ x2, डेल्टा एफ x3, डेल्टा एफ xn। अब डेल्टा एफ x1 बराबर है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट, दूसरा डेल्टा एफ x2 आ जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, अगला आएगा एफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 अप टू सोन लास्ट आएगा आपके पास एफ ऑफ x2n माइनस एफ ऑफ x2n माइनस 1। अच्छा, x1 जो है वो आपके पास जो ओड नंबरिंग वाले जो पॉइंट्स हैं वो हैं इर्रेशनल्स, और इर्रेशनल के ऊपर फंक्शन का आंसर मैंने बताया 0 है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो एफ ऑफ x1 का आंसर आ गया 0, x0 x नोट को मैंने लिया है रैशनल नंबर के तौर पर, तो रैशनल नंबर में यहाँ पर इसका आंसर आया 1 के तौर पर। फिर आगे एफ ऑफ x2 इवन ये आया रैशनल नंबर के तौर पर, तो रैशनल नंबर पर आंसर आता है 1, तो एफ ऑफ x1 का आंसर 0, एफ ऑफ x3 का आंसर 0, एफ ऑफ x2 का आंसर 1, अप टू सोन चलता जाएगा। आखिरी नंबर x2n है, x2n को मैंने लिया था रैशनल की कैटेगरी में, तो इसका आंसर 1 आएगा, और 2n माइनस 1 जाहिर सी बात है ओड की कैटेगरी में आएगा, तो इस पर आंसर आ गया 0 के बराबर, ठीक है। तो अब ये -1 का एब्सोल्यूट हो गया 1, फिर ये 1 आ गया, फिर -1 का एब्सोल्यूट हो गया 1, अप टू सोन। ये कितनी टर्म होंगी, दीज आर द 2n टर्म। ये 2n टर्म क्यों है, आपके पास कितने पॉइंट्स है टोटल, 2n पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये सब कुछ प्लस करेंगे, ये आंसर आ गया 2n। अब हमने ये दिखाना था कि ये जो आपके पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का आंसर निकला है ये होना चाहिए बाउंडेड, ये बाउंडेड हमने दिखाना है कि नहीं है। अब ये बाउंडेड कब होगा, ये बाउंडेड तब होगा अगर इसका आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो। तो n आपके पास यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 को आपने ऐड किया ना 2n टाइम, तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर बना। अब मुझे बताएं यहाँ पर ये आपके पास ये क्या किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो सकता है, n का आपको पता ही नहीं ना यहाँ पर। या तो आप कहें ना कि ये जो 1 आपने ऐड किया है 100 मरतबा ऐड किया है, फिर तो जाहिर सी बात आप कहेंगे जी ये 101 से छोटा है। आप कहें ये n1 को मैंने ऐड किया है 1000 टाइम, तो ये 1001 से छोटा हो जाएगा, लेकिन n का हमें पता ही नहीं है ये कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ये किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा होगा, वो कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर है कोई पता नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर हेंस दी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको प्रूफ करना है जी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट में बीटा फंक्शन।
शो डैट इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन एग्जिस्ट। ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ m n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये जो पावर्स हैं ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हों, अगर ये पॉजिटिव होंगी तो फिर आपके पास ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर लिखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वी से डैट आवर इंटीग्रल इज 0 to 1 x की पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9 dx। हम पूछते हैं वेदर दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट और वेदर द इंटीग्रल कन्वर्जेस। यस, दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ज। ठीक है, बट अगर आप ये कहते हो कि इंटीग्रल आपका 0 से 1 है, x की पावर है -5 और 1 माइनस एक्स की पावर है -9, अब आपसे पूछा जाता है क्या ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा? ठीक है, नो, एट दिस टाइम दिस इंटीग्रल विल नो कन्वर्ज। ठीक होगी बात ये। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। मैंने लिखा जी दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होगा हर जगह पर। इफ़ अगर आपका यहाँ पर m 1 या 1 से बड़ा हो, देखो जी यहाँ पर m आप रखते हो 1 तो ये हो जाएगा x की पावर 0 डैट इज़ 1, यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा। आप 1 से बड़ा नंबर कोई भी ले लें, मिसाल के तौर पर m आप लेते हैं 3 तो 3 माइनस 1 एक्स का स्केयर, और यहाँ पर n भी 3 ले लेते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, तो आपके पास ये जो बनेगा इस मरतबा एक्स का बन गया स्केयर और 1 माइनस एक्स का बन गया स्केयर। क्या ये किसी नंबर पर अनडिफाइंड होता है? किसी एक्स पर बिल्कुल नहीं होगा। अनडिफाइंड कब होगा? जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। तो ये फ्रैक्शन में तो नहीं आया ना। तो यही मैंने लिखा है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज़ देयरफॉर इंटीग्रेबल ओवर द क्लोज इंटरवल 0 से 1। फंक्शन आपके पास ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस हो तो वो फिर इंटीग्रेबल हो जाता है, लेकिन अगर ना भी हो तो तब भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी के लिए वो बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर आपके पास दोनों m और n होंगे ना पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन ये आपके पास हमेशा इंटीग्रेबल होगा और बाउंडेड भी है। अच्छा चलते हैं आगे, चलते नहीं। f इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? जब आपका m जो है 1 से छोटा हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन लिखा है x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। आप m से छोटा नंबर मुझे बताएं। मिसाल के तौर पर m से 1 से छोटा ले लेते हैं -2, दिस इज़ लेस देन 1। तो आवर फंक्शन विल बिकम f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3। अब आप देखें कि आपका ये जो फंक्शन है दिस विल बिकम इन्फिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो आपका फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ऐसे ही है ना। तो ये मैंने लिखा है कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इफ m इज लेस देन 1 एंड एट x इज इक्वल टू 1 इफ़ n लेस देन 1। और यहाँ पर अगर आप x की जगह 1 पुट कर लें, ठीक है, और n 1 से छोटा रखेंगे तो इन दी सिमिलर वे आपके पास दोबारा ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर दो जो हैं वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, एक x इज इक्वल टू 0 है और एक x इज इक्वल टू 1 है। इट दस फॉलोज डैट टू प्रूव द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन इंटीग्रल वी नीड टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ। अब यहाँ पर होगा ये कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना आपके पास, ये जो बीटा फंक्शन है दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ आई हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, वो आपके पास आई हैं जी दो। एक है x इज इक्वल टू 0 और अदर सेकंड इज x इज इक्वल टू 1। अब करना ये होगा कि ये जो पूरा इंटीग्रल है ना 0 से 1 वाला, जिसके ऊपर हमने फंक्शन को चेक करना है कन्वर्जेंस और डिफरेंस के लिए, इसको मैं ऐसा करता हूँ 0 से 1 के दरमियान कोई एक पॉइंट उठा लेता हूँ जो इसके दरमियान लाई करता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि 1/2 ले लेते हैं, आप 1/3 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं, 1/4 कोई भी ले सकते हैं जो 0 से 1 के दरमियान हो। तो फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 0 से लेकर 1/2 और 1/2 से लेकर 1। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने फंक्शन की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करनी होगी। ठीक है, अच्छा जब ये पहले वाला इंटीग्रल आएगा इसमें है x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, जब ये 0 पर होगा तो फिर चलें यहाँ पर आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर करना कैसे है। अब इट दस फॉलोज दैट टू प्रूव द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन इंटीग्रल वी नीड टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ। हमने ये दो इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है। पहला है 0 से लेकर 1/2, अंदर वाली चीज़ वही। दूसरा है 1/2 से लेकर 1 और अंदर वाला फंक्शन वैसे ही है। पहली कन्वर्जेंस चेक करने लगे हैं x इज इक्वल टू 0 के ऊपर।
यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बीटा फंक्शन जो है वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है। दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर कन्वर्जेंस चेक करनी है आपने, 1/2 पर कन्वर्जेंस चेक नहीं करनी है आपने, सही है। आपका जो इंटीग्रल है वो 0 और 1 के ऊपर अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो आपने 0 पर कन्वर्जेंस चेक करनी है और 1 पर कन्वर्जेंस चेक करनी है। मैंने लिखा है ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन 0 पर कब अनडिफाइंड होगा, जब ये x की पावर जो होगी उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे ले आया, ये इसे लिख लिया x की पावर 1 माइनस m। अब इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन उठाया gx। अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, तो आप मैं यहाँ पर वीडियो का जो लिंक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हवाले से वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो मुकम्मल जो अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस किस तरह निकालते हैं, डाइवर्जेंस किस तरह निकालते हैं, कंपैरिजन टेस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं ये पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले आती हैं, यहाँ पर जस्ट थोड़ा बहुत सॉल्व यहाँ पर करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरा ये फंक्शन है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसका जिसके साथ कंपैरिजन करवाना है वो gx हो गया, और gx जो है वो मैंने ऐसे लेट किया है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वही वाला फंक्शन ले लिया 1/x की पावर 1 माइनस m। हैंस बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये होगा कि जिस तरह ये आपने बिल्कुल वही है जिस तरह आप वो इनफाइनाइट सीरीज़ में पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ में भी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करने के लिए बेसिक कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो बिल्कुल वही है। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल किया, लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) ओवर gx। ये हमारे पास फंक्शन f(x) आ गया, ये gx आ गया, इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये आप सेम टर्म कट जाएगी इसके साथ, बाकी जो चीज़ बचती है उसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 1 रह जाएगा, 1 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो इस चीज़ का ख्याल रखना है, सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लेते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। लेकिन जब यहाँ पर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर इस सूरत में जो लिमिट लेंगे ना वो लिमिट कौन सी होगी, आप कन्वर्जेंस किसके ऊपर चेक कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो लिमिट आएगी x अप्रोच टू 0। ठीक होगी बात ये। और दूसरी बात, ये जो आपने gx लेट करना ना, gx भी इस तरह का फंक्शन लेट करना है कि वो भी 0 के ऊपर खुद अनडिफाइंड हो, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन 0 पर अनडिफाइंड है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर gx सेलेक्ट किया है, सही है। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, ये आंसर आ गया 1 के बराबर। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ना वो इस वक्त आपके जहन में होना चाहिए, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए होता है। वो क्या था, लें जी, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरह है कि अब मैं पूरा डिटेल से नहीं बता रहा, सिर्फ जितना यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो बता रहा हूँ। ये जो रेशो है, आपने लिमिट निकाली, लिमिट आ गया आंसर l के बराबर, और l 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ऐसी सूरत में अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो हम कहेंगे ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। अब हमारा जो डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रल है वो ये है, gx जो यहाँ पर हमने लेट किया है वो है 1/x की पावर 1 माइनस m, ठीक है, 0 से 1/2। अब मुझे ये पता लगना चाहिए कि अगर तो ये कन्वर्ज करता है इंटीग्रल, तो फिर जनाब मोहतरम आपके पास जो ऊपर वाला फंक्शन यानी हमारा जो गिवन फंक्शन है वो भी गिवन फंक्शन वाला जो इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज कर देगा। तो इसकी प्रॉब्लम है मुझे। अब इसकी प्रॉब्लम कैसे मुझे सॉल्व करूँगा, मैंने लिखा है कि जी एज़ वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये जो इंटीग्रल है 0 से 1/x की पावर p इंटीग्रल इसे कह लेते हैं, ये p इंटीग्रल कन्वर्ज करता है अगर p जो है वो लेस देन 1 हो। सो हेयर, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो इंटीग्रल है 0 से 1/2 gx बराबर है 1/x की पावर में, यानी ये वाला जो इंटीग्रल, अगर इसको मैं p इंटीग्रल के साथ कंपैरिजन करूँ तो p इंटीग्रल ये कहता है कि ये p इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, अगर इस x की जो पावर है वो अगर 1 से छोटी हो तो फिर कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस m को अगर लेस देन m1 रख लें तो दिस इंप्लाइज यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी सॉरी ग्रेटर देन 0। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ये जो सिलेक्टेड gx वाला इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा अगर m ग्रेटर देन 0 होगा। अगर m ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ये कन्वर्ज करेगा, और अगर ये कन्वर्ज करता है तो फिर इसका मतलब मेरा जो फंक्शन f(x) वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर देगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। और यही हमने प्रूफ करना है कि जो बीटा फंक्शन है वो कन्वर्ज तभी करता है जब आपका m और n दोनों पॉजिटिव हैं, m भी पॉजिटिव और n भी पॉजिटिव। तो पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई।
बात दोबारा देखें, ये रेशो जो है इसका आंसर आ गया नॉन ज़ीरो नंबर। अब नीचे वाला इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करता है तो ऊपर वाला कन्वर्ज करेगा। मैंने अब नीचे वाला इंटीग्रल को देखने के लिए कि वो कन्वर्ज करता है डिवर्ज करता है, मैंने इसका पी इंटीग्रल के साथ कंपैरिजन कराया। पी इंटीग्रल ये कहता है कि एक्स की जो भी पावर होगी अगर वो 1 से छोटी हो तो फिर ये कन्वर्ज करता है। मैंने इसको लेस देन 1 पुट किया और वहाँ से m निकाल लिया, m निकल आया ग्रेटर देन 0। मैंने लिखा कि m ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला जो gx है ये तब कन्वर्ज करेगा जब m ग्रेटर देन 0 होगा। और gx की कन्वर्जेंस जो है वो ये शो करती है कि आपका गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया। ठीक है, हमने असल में तलाश करना है m और n, ठीक है, जिसके लिए आपका गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। तो मैंने तलाश कर लिया है कि m पॉजिटिव होगा तो फिर ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, अब इस बात को ज़रा पढ़ लेते हैं। सो हेयर gx कन्वर्जेस इफ आपका m ग्रेटर देन 0 आ गया, हैंस बाय द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपका ये जो इंटीग्रल है पहला जो हिस्सा था ये कन्वर्ज कर गया इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका m ग्रेटर देन 0 होगा। ले जी, अब मैंने इंटीग्रल का दूसरा हिस्सा जो ब्रेक किया है वो जो आपके पास कन्वर्जेंस डिसकंटिन्यूटी थी वो x = 1 के ऊपर थी और जब आपका n 1 से छोटा होगा। ये हमारा गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन में x = 1 वाला हिस्सा इसमें है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो ये पावर जो थी वो जाहिर सी बात है n - 1 है तो नीचे आके पावर 1 - n हो जाएगी। बात समझ देंगे नहीं, अगर x³ लिखा हो तो इसको ऐसे जब हम नीचे लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -3 हो जाएगी। तो यहाँ पर n - 1 है तो नीचे आके हो जाएगी 1 - x की पावर जब नीचे आएगी वो बन जाएगी माइनस टाइम n - 1। ठीक हो गई बात ये, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पावर आ जाएगी 1 - n। अब मैं जो अपना gx सेलेक्ट करूँगा वो ये है। अब ये gx ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो ख़ुद भी 1 के ऊपर अनडिफाइंड हो। तो यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा मैंने लेट कर लिया। अब जनाब मोहतरम आपने यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया और यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर लिमिट जो मैंने ली है वो x अप्रोचेस टू 1 ली है इस मरतबा, x अप्रोचेस टू 0 नहीं आएगी। यहाँ पर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिस पॉइंट के ऊपर मैं बता रहा हूँ डिसकंटिन्यूटी है वही लिमिट होगी हमारी। अच्छा जी, इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर फाइनल आ गया 1 के बराबर। ठीक है, लिमिट आ गई 1 के बराबर। फिर ऊपर वाली सारी स्टोरी चलेंगे। नेक्स्ट एज वी नो डैट, मैंने लिखा कि ये जो इंटीग्रल है ये भी पी इंटीग्रल है और इस मरतबा पी इंटीग्रल जो है 1 - x की पावर p ले लिया मैंने। ठीक है, ये इंटीग्रल मैंने लिखा ये कब कन्वर्ज करेगा, जब ये जो पावर है ये लेस देन 1 हो। सो हेयर ये जो हमारा gx है 1/1 - x की पावर 1 - n, ये कब बाय यूजिंग द सिमेट्री इस रिजल्ट को, या जिस तरह मैं पीछे बता चुका हूँ, ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, जब ये वाली जो पावर है 1 - n ये लेस देन 1 हो। इसको लेस देन 1 रखा तो यहाँ से n कितना आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास। हैंस बाय द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये जो हमारा इंटीग्रल है दूसरा हिस्सा जो था ये कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। हैंस द इंटीग्रल एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ mn बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास था जनाब बीटा फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ले जी, नेक्स्ट जो है आपके पास हमने ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है और बड़ा जानदार क्वेश्चन है, बम्ब क्वेश्चन दिया है उसने आपको, और कहता है टेस्ट दी कन्वर्जेंस 0 to ∞ dx/1 + x की पावर 4 cos square x। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक आपने चेक करना है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखें कि आप अगर सोच रहे हैं कि कोई कंपैरिजन टेस्ट काम करेगा, यहाँ पर कोई कंपैरिजन टेस्ट वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस का मैं एक आपको न्यू स्टाइल आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो अपने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के ऊपर, आप जाकर उन्हें लाजमन देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं या आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आता, उसके मुतालिक आपने नहीं पढ़ा, तो उसके बाद फिर आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर जो मैंने टेस्ट आपको बताए हैं वो इसकी कन्वर्जेंस के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्जेंस चेक करनी है वो ज़रा देखिएगा। लें जी, मैंने कहा यार वक्त की किल्लत की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा अब टाइप नहीं कर पाया, तो मैंने कहा चलें ऐसे ही बता देते हैं आपको। मैंने लिखा जी इंटीग्रेंड इज़ पॉजिटिव। इंटीग्रेंड किसे कहते हैं, ये जो अंदर वाला हिस्सा है 1/1 + x की पावर 4 cos square x इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to ∞, सेमी ओपन इंटरवल, बट दी कंपैरिजन टेस्ट आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। सो टू सॉल्व, यहाँ से ये लाइन इस तरह लिखनी है, बट दी कंपैरिजन टेस्ट एंड अदर टेस्ट ऑब्टेन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। सो टू सॉल्व गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कंसीडर दी प्रॉपर इंटीग्रल। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ जो नया तरीकाकार है वो नया ट्रिक क्या है।
न्यू ट्रिक ये है कि मैं इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एक प्रॉपर इंटीग्रल में बदल लूँगा, ठीक है। देखो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसलिए है कि इसकी अपर वैल्यू इन्फिनिटी है। अदरवाइज़ अगर आप इन्फिनिटी के अलावा और कोई नंबर छोड़ दें, अपर वैल्यू मतलब फाइनाइट नंबर लें, तो फिर ये किसी भी नंबर के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेंड इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा हर मरतबा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो वजह से बनता है, एक तो अपर या लोअर लिमिट में से दोनों में से कोई एक अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो, या फिर आपका अंदर वाला जो हिस्सा है इंटीग्रेंड जो है वो इस डोमेन में, इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है, रेंज इंटीग्रल का यानी ये वाला जो हिस्सा है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है, उसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो, जैसे बीटा फंक्शन में होता है, सही है ना। तो मैंने ये क्या किया, मैंने इसको प्रॉपर इंटीग्रल में बदल लिया और प्रॉपर इंटीग्रल इस तरह लिया कि इसकी अपर वैल्यू जो है वो एक फाइनाइट नंबर से बदल ली और डैट इज़ n पाई। अब अगली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट और जो कि आपको समझ नहीं आने वाली, और आप गौर करेंगे कि अगर आपने ये क्वेश्चन अगर पहले ऑलरेडी किया हुआ है या किसी बुक में देखा होगा ज़रूर शायद, तो वहाँ पर भी आपको ये कन्फ्यूजन ही रहती होगी। लेकिन इंशाल्लाह ये आज वीडियो ये देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने ये इंटीग्रल लिखा 0 से n पाई dx ओवर 1 + x⁴ cos स्क्वायर x, ये बराबर है समीशन r = 1 से n r - 1 की पावर पाई ओवर से लेकर r पाई, और अंदर वाली सारी चीज़ ये है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है जो सबसे बड़ी है कि यार ये समीशन में कैसे बदल गया है, फिर ये लिमिट कहाँ से कैसे आ गई है। कभी शायद आपके जहन में ये बात आ रही हो कि यार जो रिमान इंटीग्रल होता है वो सम की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। भाई सम की शक्ल में लिखा है तो फिर दोबारा फिर इंटीग्रल इधर आ गया, ठीक है। शायद आपके जहन में ये बात आती हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा गया है, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना आपने, ठीक है ना। एक तो आप लोग स्क्रीनशॉट बहुत लेते हैं, है कि नहीं है। तो यार मेरा भी तो कुछ सोचा करें ना, वीडियोस का इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कितना ये पता आपको कितने टाइम लग जाता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। अच्छा जी, टाइप करना है फिर आपको डिस्कस करना है। लें जी, अच्छा मैं बता रहा था कि ये समीशन के फॉर्म में मैंने कैसे लिखा है। आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में या इंटर में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। मेरे पास ये एक इंटीग्रल है a से b f(x) * dx। अच्छा, इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट c है जो इसे बिलोंग करता है, तो मैं इस इंटीग्रल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, a से लेकर c, फिर c से लेकर b तक। आप एग्री हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें पता है। अच्छा चलो, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में दो पॉइंट हैं c1 और c2 जो इससे बिलोंग करते हैं, और c1 और c2 में से c1 छोटा है, c2 बड़ा है। तो मैं आपको कहूँ कि ये जो मेरे पास इंटीग्रल है a से b f(x) * dx, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a से लेकर c1 f, फिर c1 से लेकर c2 तक, फिर c2 से लेकर b तक f। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि इसमें एक तीसरा पॉइंट c3 भी है, c4 भी है, c5 भी है, ठीक है। तो अगर और इनमें c1 सबसे छोटा है, फिर c2, फिर c3, फिर c4, फिर c5, तो सबको ऐसे लिख सकते हैं सम की शक्ल में? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसको फाइनली ऐसे नहीं लिखा जा सकता? ये समीशन आ गया, फिर यहाँ पर इंटीग्रल आ गया, और c की मैं कुछ वेरिएशन ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ci से लेकर ci तक f(x), इन सब को सम करके कि इस सम को मैं जब ओपन करूँ तो ये सारी चीज़ें बने। अब मिसाल के तौर पर मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल 0 से लेकर n पाई तक, ऐसे ही है, और अंदर जो चीज़ है वो उसको मैं यहाँ पर उसको रहने देते हैं। मेन ये है कि ये समीशन का आपको प्रॉब्लम है और ये लिमिट की आपको प्रॉब्लम है। ये मैंने लगा दिया समीशन r = 1 से लेकर n, और इसको मैंने लिख लिया r - 1 पाई से लेकर r पाई तक, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, असल में दरहकीकत बात ये है कि ये मेरे पास इंटीग्रल है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से लेकर n पाई। मैंने इसके अंदर पॉइंट तलाश किए हैं ये वाले। क्या इसके अंदर पाई है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या 2 पाई है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या इसके अंदर 3 पाई है? बिल्कुल है। 4 पाई है? बिल्कुल है। अप टू 100 चलता रहेगा। r पाई है? r कोई नंबर है जो n से छोटा है? आप कहेंगे बिल्कुल है। अप टू 100 चलता रहेगा। क्या इसके अंदर n पाई है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 0 पाई है? 0 पाई मतलब 0 है। ये तमाम पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर हैं, और आप जानते हैं 0 छोटा है पाई से, पाई छोटा है 2 पाई से, 2 पाई छोटा है 3 पाई से, अप टू 100 ये सारा चलता रहेगा। तो अब आप ज़रा गौर करो कि अगर मैं इन सब को ऐसे लिखूँ, पहले स्टार्ट करूँ 0 से लेकर पाई तक,
फिर पाई से 2 पाई तक, फिर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक, फिर अप टू सोन चलता जाए r-1 पाई से लेकर r पाई तक, अप टू सोन चलता जाए, आखिरी नंबर आ गया मेरे पास n-1 पाई से लेकर n पाई तक। अब इनको ज़रा मैं सारा सबमिशन करके इकट्ठा लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, r इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n, r-1 पाई से लेकर r पाई। इसको ज़रा ओपन तो करें, r की जगह ज़रा यहाँ पर 1 पुट करें, तो r की जगह 1 पुट करें तो नीचे बनेगा 0 पाई, ऊपर आएगा 1 पाई, ये पहला इंटीग्रल बन गया। फिर r की जगह 2 पुट करें, 2 पुट करोगे तो नीचे बनेगा पाई, ऊपर आ गया 2 पाई, बन गया। फिर आगे r की जगह 3 पुट करो, ये बनेगा 2 पाई, ऊपर आएगा 3 पाई। तो ये सबको क्लोज फॉर्म में, ये इसकी क्लोज फॉर्म है। और अगर इसको ओपन करें तो ये सारा है, और ये सारा है किसके इक्वल, ये सारे सब का सम कर लो। कैसे सम करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये 2 है, ये 2 इंटीग्रल हैं, इनको अगर क्लोज करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेंटर वाला पॉइंट छोड़ देंगे, ए और बी आ जाएगा। इन तीनों को क्लोज करके लिखना है तो सेंटर वाले पॉइंट C1 छोड़ दें, C2 छोड़ दें, बाकी रह गया ए से बी। तो भाई अगर इसको क्लोज करके लिखना हो तो यही बनता है ना, पाई से छोड़ दें, 2 पाई 3 पाई सारे छोड़ दें, एक 0 आएगा और एक n पाई आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके पास बनता है ना सारा, इसको ऐसे करके उसने लिखा हुआ है। क्लियर होगी। तो ये छोटा सा पॉइंट था, उसके लिए बताने के लिए काफ़ी खैर टाइम चलेगा हमारा, लेकिन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। ले जी, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको सम की फॉर्म में लिख लिया, इसको मैंने कह दिया 1। मैंने लिखा जी कि फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस इंटरवल r-1 से लेकर r पाई वी हैव। आपने ज़रा ये अंदर वाली जो चीज़ है cos स्क्वायर x, इसका ज़रा इसको चेक करना है। ठीक है, ये क्या आंसर निकलता है इसका। cos स्क्वायर x के बराबर है, आपके बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि इधर वाले जो cos स्क्वायर x है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ n-1 इंटू पाई की पावर 4 से, और इधर वाले cos स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ x की पावर 4 से। तो आपने बताना है कि कौन सी साइड वाला cos स्क्वायर x जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा, ये इधर मैंने ये लिखना भूल गया, इसके साथ आएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, मतलब इधर वाले को r-1 की पावर पाई, r-1 इंटू पाई की पावर 4 से, और इधर वाले को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें, मैंने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग टू, जब आप ये कहते हैं ना कि हमारा x बिलोंग करता है इस इंटरवल ए बी से, मिसाल के तौर पर, तो आप फिर जानते हैं कि ऐसी सूरत में आपका x जो होगा वो या a से ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है या फिर हमेशा बड़ा होगा इससे, और b से हमेशा छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा, ऐसे ही है ना। तो जब मैंने कहा कि x जो है वो इस इंटरवल के दरमियान में है, तो फिर पक्की बात है आपका x या तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोअर पॉइंट के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि इधर आपने r-1 इंटू पाई की पावर 4 ली और इधर x की पावर 4 ली, तो फिर आपके x की पावर 4 बड़ी होगी r-1 इंटू पाई की पावर 4 से। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, अब दूसरा काम मैंने क्या किया, दोनों तरफ फिर 1 प्लस कर दिया। ये वाली नीचे वाली फॉर्म बनानी है, इधर भी 1 प्लस कर दिया इसके साथ भी, और इधर भी 1 प्लस कर दिया। ये आ गया 1 प्लस r-1 की पावर 4 इंटू पाई की पावर 4 cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 4 इंटू cos स्क्वायर x। अब ये चीज़ है डिनोमिनेटर में, तो मैंने दोनों तरफ इसको उल्टा दूंगा। अब आप जानते हैं कि अगर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर जो बड़ी चीज़ है वो छोटी हो जाती है, छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन जी रेसिप्रोकल लिया तो मैंने जैसे बताया कि छोटी चीज़ ये आ गई, बड़ी चीज़ छोटी हो गई, छोटी चीज़ ये आ गई। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया r-1 की पावर से, r-1 पाई से लेकर r-1 इंटू पाई से लेकर r पाई तक, इधर भी और इधर भी। ये वाली जो साइड है इसको मैंने नाम रख लिया KR। आप कुछ भी नाम रख लें, अल्फ़ा बीटा गैमा जो मर्जी रख लें, मैंने इसका नाम आसानी के लिए KR लिख लिया ताकि बार बार इसे ना लिखना पड़े इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को। अब मैं यहाँ पर इस इंटीग्रल को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, मैं एक सब्स्टिट्यूशन लेने लगा हूँ। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है आप कहेंगे मैंने कैसे ली है, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने नहीं ली, जिसने फर्स्ट टाइम ये इंटीग्रल को सॉल्व किया होगा उसने ये सब्स्टिट्यूशन ली होगी। तो पुट x इज इक्वल टू r-1 इंटू पाई प्लस वाई, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन पुट कर ली यहाँ पर मैंने। अब जारी सी बात है, जब आप जानते हैं कि इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। जब आप यहाँ पर मैंने लिखा कि व्हेन x इक्वल है r-1 इंटू पाई के बराबर, तो यहाँ पर आप पुट करें इस साइड पर x की जगह r-1 इंटू पाई, तो y कितना निकलेगा 0। जब आप x पुट करोगे यहाँ पर r पाई, तो y निकलेगा पाई के बराबर। और अगली चीज़ आप यहाँ पर dx लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इसके ऊपर dx लिया तो r क्या है, कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, dx बराबर आ जाएगा dy के। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा लो जी, मेरे पास ये जो गिवन इंटीग्रल है ऊपर वाला,
ये बदल जाएगा इस तरह, लोअर लिमिट हमारी 0 आ गई, अपर लिमिट पाई आ गई, डी एक्स की जगह डी वाई आ गया, नीचे आ गया 1 + r-1 इंटू पाई की पावर 4, और अगली चीज़ एक्स की जगह मैंने लिखा कोस स्केयर r-1 इंटू पाई प्लस वाई। लो जी बात अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। कोस स्केयर r-1 की पावर पाई प्लस वाई, ये सारा बराबर है, ये सारी चीज़ बराबर है सिर्फ कोस स्केयर वाई के। वो कैसे? ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कोस r-1 पाई प्लस वाई है, ये बराबर है प्लस माइनस कोस वाई के, अकॉर्डिंग एज r इज़ इवन और ऑड। नहीं समझे बात को? देखो जी गौर से ज़रा देखिएगा। अब मैंने कहा है कि इसका आंसर या तो माइनस कोस है, कोस वाई है, या प्लस कोस वाई है, अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आर किस तरह का, इवन है या ऑड है। आप फ़र्ज़ करते हैं कि आर को यहाँ पर पुट करते हो 1 के बराबर, r1 पुट करोगे तो ये सिंपल कोस वाई रह जाएगा, दिस इंप्लाइज इसका आंसर कोस वाई आ जाएगा। आप पुट करते हो r = 2 तो ये आएगा कोस 2 - 1 1 कोस पाई प्लस वाई। अब पाई प्लस वाई किस क्वाड्रेंट का एंगल है? पाई प्लस वाई, दिस इज़ पाई प्लस वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, दिस विल बिकम माइनस कोस वाई। भाई वो जानते हो ना आप, कोस पाई प्लस थीटा अलाइड एंगल, दिस इज़ माइनस कोस थीटा। क्लियर हो गई बात क्या नहीं? तो आपने देखा जब r इवन है तो इसका आंसर माइनस कोस वाई है, जब r ओड है तो इसका आंसर प्लस कोस वाई है। लेकिन अगर हमारे पास ये माइनस कोस वाई हो या प्लस कोस वाई हो, लेकिन हमने निकालना है कोस स्केयर r-1 इंटू पाई प्लस वाई। भाई इसका आंसर अब इसको ऐसे लिखोगे ना आप, कोस ऑफ r-1 पाई प्लस वाई का स्केयर। अब अंदर वाली चीज़ सारी या तो प्लस कोस वाई है या माइनस कोस वाई है, और बाहर इसका स्केयर है, तो स्केयर होने की वजह से क्या होगा? खाली ये रह जाएगा कोस स्केयर वाई। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है इधर कि ये सारी चीज़ जो है वो कोस स्केयर वाई के बराबर है। अब आगे इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्केयर वाई से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने बताया कि क्वेश्चन में ना बड़ा जानदार क्वेश्चन है और बड़ी चीज़ें हैं इसमें छुपी हुई। ठीक है, एक तो आपको ये पता लगा इस क्वेश्चन में कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व कैसे करते हैं, मतलब ये नई टेक्निक है जहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट वगैरह फेल हो गए। दूसरा यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको देखें नई तरीकाकार से मिली है। अभी तक मेरा वीडियो लाइक तो नहीं की होगी, ना ही शेयर की होगी, ना चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, कर दें यार, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो ये थोड़ा बहुत तो रिगार्ड दिया करें ना आप। ले जी, मैंने लिखा जी कि मैंने उसको अच्छा यहाँ पर ना एक और पहले डिवाइड करने से पहले एक काम मैंने ये किया दोबारा। एक ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 से लेकर 2a f(x) * dx। अगर ये ऐसे है तो ये जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट ये हाफ हो जाती है, 2 शुरू में आ जाता है, यानी इंटीग्रल हो जाता है डबल। ये हो जाता है कब? अगर ये शर्त को पूरा करता है, f(2a - x) बराबर हो f(x) के। मतलब क्या है, इसको मैं आसानी से लिखूँ तो ऐसे है, f ऑफ अपर लिमिट बराबर हो अगर f(x) के, ठीक है, f ऑफ अपर लिमिट माइनस x, f ऑफ अपर लिमिट माइनस x बराबर हो अगर f(x) के, तो फिर ऐसी सूरत में इस इंटीग्रल को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अब देखना ज़रा, गौर करना ज़रा। ले जी, ये मेरे पास है फंक्शन f ऑफ y, हमारा f ऑफ y, सॉरी यार ये इंटीग्रल नहीं आना, ये हमारा अंदर वाला जो हिस्सा है इंटीग्रल के वो ये है, f ऑफ y है। मैंने चेक करना है कि क्या f ऑफ अपर लिमिट माइनस वाई और f ऑफ y बराबर आते हैं। अपर लिमिट मेरे पास है यहाँ पर पाई, तो f ऑफ पाई माइनस वाई का जवाब अगर f ऑफ y के बराबर हुआ तो मैं जो इंटीग्रल था ना उसको डबल करके ऊपर वाली लिमिट को हाफ कर दूंगा। देखो पाई माइनस वाई निकाला ना, ये चीज़ कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट। सिर्फ इधर चेक करना है आपने, कोस स्क्वायर वाई में आपने चेक करना है कि कोस स्क्वायर पाई माइनस वाई का आंसर क्या निकलता है। कोस पाई माइनस वाई, दिस इज़ कोस पाई माइनस वाई का स्क्वायर। कोस पाई माइनस वाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पाई माइनस वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, दिस विल बिकम माइनस कोस वाई, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, दिस विल बिकम प्लस कोस स्क्वायर वाई। तो आपने देखा कि कोस स्क्वायर पाई माइनस वाई का आंसर वही है जो कोस स्क्वायर वाई का आंसर है, यानी कि f ऑफ पाई माइनस वाई बराबर f ऑफ वाई, यानी f ऑफ अपर लिमिट माइनस वाई बराबर f ऑफ वाई के। तो मैं इस वजह से अपना जो दिया हुआ इंटीग्रल है उसकी अपर लिमिट को हाफ कर रहा हूँ, यानी पाई थी पाई बाई 2 कर लिया, 2 बाहर ले गया, बाकी अंदर वाली चीज़ वैसे की वैसी आ गई। अब मैं करूँगा डिवाइडिंग नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर वाई। वी हैव
ऊपर बन गया सीकेंट स्क्वायर वाई, यहाँ पर 1 पर डिवाइड किया कोस स्क्वायर वाई को, दिस इज सीकेंट स्क्वायर वाई, यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ 1 रह गया। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर वाई को मैंने आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर को मैंने tan स्क्वायर में बदल लिया, दिस विल बिकम tan स्क्वायर थीटा, आगे 1, वो जो 1 है वो आना है वो इसके साथ जोड़ दिया, ये 1 आ गया, और मैं ऊपर अंडर लेकर इसका स्क्वायर कर लिया, एक स्टेप ज़्यादा डायरेक्ट एडवांस कर दिया मैंने। अब ये करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आप जानते हैं, dx ओवर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर e प्लस कांस्टेंट c। तो इसको और इस फार्मूले को कंपेयर करें तो हमारा जो x है यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x आपको नज़र आएगा tan y के बराबर, ऐसे ही है। तो यहाँ पर x tan y के बराबर है और कांस्टेंट a, ये सारा अंडर रूट जो है वो a के बराबर है। तो भाई इस फार्मूले में ये सारी चीज़ें पुट करनी है, 1/a 1/, ये सारा कांस्टेंट आ गया, आगे tan इनवर्स ये फार्मूले के अंदर है, आगे लिखना है x, तो x मैंने बताया tan y के बराबर है, आगे लिखना a ये सारा अंडर रूट वाली चीज़ है, ठीक है। इस फार्मूले को गौर से देखो और फिर ये इसके ऊपर अप्लाई करो। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट π/2 है, लोअर पर तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कहाँ करनी है, सिर्फ इतने से पर, पीछे तो आई कुछ नहीं ना, ये तो वैसे ही आएगा। लो जी, यहाँ पर पुट किया y की जगह π/2, तो tan π/2 कितना होता है इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी सारा इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी नीचे इसके ऊपर इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे सारा इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना बनेगा, दोबारा tan इनवर्स इन्फिनिटी लें तो वो फिर π/2 आएगा, वो π/2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे, तो बाकी आपके पास सारा ये पाई रह जाएगा। तो इसमें लिमिट अप्लाई करके ये सारा काट दिया, ये हमारे KR की वैल्यू आ गई है। अब KR निकला है, इसको मैं उठा के 2 में पुट कर लेता हूँ। अब 2 क्या थी पता, 2 कहाँ थी भाई, फिल्म कहाँ से शुरू हुई थी, ये है, ये हमारे पास KR है। इसमें इस सारे का आंसर जो है वो सारा ये निकला है, ये π/√r-1 की पावर 4 पाई की पावर 4 + 1, ये सारा आंसर निकला है KR का। इधर इसको पुट कर देंगे इस आंसर को, और ये आगे ये सारी चीज़ आ जाएगी लेस देन जो भी इसका आंसर आया अभी, यानी ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं आगे पार्टी क्या कहती है। अच्छा जी, लो जी, 2 में पुट कर दिया, ये हमारे पास 2 बन गई सारी, ये लेफ्ट साइड आ गई, ये आ गई, ये आ गया लेस देन जो आंसर निकला है। अब मैंने लिखा है टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, अब ये समीशन ले लिया मैंने, समीशन कहाँ से क्यों लिया है वाला, वो जो शुरू में नहीं समीशन हम लेके चले थे प्रॉपर इंटीग्रल में, ये वाला, ये यहाँ से समीशन लिया था ना ये सारा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समीशन लूँगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी सारी चीज़, ये सारी साइड ये निकालना है असल में ये जो 1 है ना, देखो 1 की ये वाली साइड ये है, और ये कहाँ से बनी है, ये प्रॉपर इंटीग्रल था, और ये प्रॉपर इंटीग्रल कहाँ से चला था, इम्प्रॉपर से। एंड में मैं असल में ये करूँगा, मैंने कीमत निकालनी है इसकी, एंड में यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लूँगा ना, जब n को इन्फिनिटी लूँगा तो ये सारी चीज़ वो बन जाएगी, ठीक है। इधर भी समीशन पर भी इन्फिनिटी ले लेंगे। अब ये समीशन किस लिए अप्लाई किया है कि ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर ली है, इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया, ये समीशन इधर भी और इधर भी, क्लियर होगी बात क्या नहीं। लो जी, समीशन अप्लाई कर दिया, समीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या किया जी मैंने, यहाँ पर ये वाली सारी साइड तो ऐसे ही आ गई नीचे, ये समीशन गायब हो गया, इसमें बन गया, ये समीशन ख़त्म हो गया और ये 0 से n पाई आ गया। कैसे वाला, वो यार वो शुरू में देखा नहीं आपने, शुरू में ये सारी जो समीशन था ये किसके बराबर है, ये सारा, इसी को तो तोड़ के समीशन में बदला है, ठीक है। तो ये समीशन की जगह सारा हटा के ये लिख दिया 0 से n पाई dx ओवर 1 + x की पावर 4 cos स्क्वायर x, ये लिख दिया, लेस देन आ गया दिस। नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ आपने इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता लग जाए ना कि ये वाली जो साइड है ये सारी सीरीज़ बन गई है, सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर, इसकी अगर मुझे पता लग जाए ना कि ये कन्वर्ज करती है डिवर्ज करती है, तो फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। अगर ये कन्वर्ज कर गया ऐसा, तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, डेट इज़ अ फाइनाइट नंबर, ठीक है। ये कन्वर्ज कर गया, फाइनाइट नंबर आ गया, आपका इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट नंबर से छोटा हो गया, इसका मतलब ये कन्वर्ज कर देगा आपका। और अगर ये कन्वर्ज ना किया तो फिर आपका इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। मैंने लिखा जी बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विद आइलर सीरीज़, आप अपनी इस सीरीज़ के साथ इस आइलर सीरीज़ के साथ कंपैरिजन करवा के देख लें, क्योंकि मुझे ये नहीं ना पता कि ये जो सीरीज़ आपकी बनी है राइट साइड पर वो कन्वर्ज करती है डिवर्ज करती है, तो मैंने इसका कंपैरिजन किया आइलर सीरीज़ के साथ 1/r² के साथ। अब आप अपने वो जो इनफाइनाइट सीरीज़ आप पढ़ के आए हो अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, और उसमें आपने सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मतलब पढ़ा हुआ है, तो उसको इस्तेमाल करें, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके ये चेक कर लें। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो लिहाजा मैंने बताया था इंटीग्रल की दूसरी साइड कन्वर्ज कर देगी,
हैंस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी कन्वर्जेस, ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज करता है जी। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, वीडियो की लेंथ भी खैर काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर x की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ करें, एक्चुअली ये क्वेश्चन है कौन सा आपको पता है? ये भी जो हमने ऊपर बीटा फंक्शन पढ़ा है ना, ये बीटा फंक्शन ही दिया हुआ है असल में आपको। वहाँ पर m और n की शक्ल में था, यहाँ पर m और n नहीं है, नंबरों की शक्ल में है। तो पहला तरीकाकार तो ये है कि मैं, चूँकि अब आप अपने इस फ़र्ज़ करें इस वक्त पेपर में बैठे हुए हैं और आप अपना ऑलरेडी बीटा फंक्शन को प्रूफ कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर प्रूफ ना करें, आप सिर्फ बीटा फंक्शन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। नंबर 2, फ़र्ज़ करें कि आप पेपर में बैठे हैं और ये क्वेश्चन है और बीटा फंक्शन नहीं है पेपर में इस वक्त, और ये सिर्फ ये क्वेश्चन आया है, तो फिर इसको कैसे प्रूफ करना है? फिर मैंने ऑलरेडी इसको अपने एक लेक्चर में प्रूफ करवा चुका हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारा चैप्टर जो है उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं लंबे तरीके से, ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पर मैं लिखने करूँ, गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, सबसे पहले इसको ऊपर ले गए, कंपेयरिंग इट विद बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन ये है हमारे पास 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। एज वी नो डैट बीटा फंक्शन कन्वर्जेस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि बीटा फंक्शन कन्वर्ज करता है अगर आपका m और n पॉजिटिव हो। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल नहीं आएगा जी, खाली m ग्रेटर देन 0 आएगा, n ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका आप कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर पावर है m-1 और यहाँ पर पावर है -1/2, यहाँ पर पावर है n-1, यहाँ पर पावर है -1/3, तो दोनों पावरों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इक्वेट करेंगे ये m इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से -1/2 + 1 m इज इक्वल टू 1/2 आएगा, डैट इज़ पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ से n-1 को तो -1/3 के बराबर रखेंगे, यहाँ से n आ जाएगा 2/3 पॉजिटिव। हैंस गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस बाय सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन विद पॉजिटिव m इज इक्वल टू 1/2 n इज इक्वल टू 2/3। लिहाजा हमारा गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। क्यों कन्वर्ज करता है? मैंने कहा जी बीटा फंक्शन की सिमेट्री को इस्तेमाल किया है, और बीटा फंक्शन ये कहता है कि इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा अगर m और n पॉजिटिव है, तो वो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है। तो एक मेथड तो ये है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि बीटा फंक्शन मैंने बताया कि आप नहीं प्रूव किया आपने, तो फिर आप इसको एक लॉन्ग मेथड से करेंगे, और लॉन्ग थोड़ा सा तरीकाकार वही है जो असल में देखो जी, इसको असल में एक्चुअली जो हमने प्रूफ करना है ना, वो बीटा फंक्शन के तरीके से प्रूफ करना है। यहाँ पर सेम आपके 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकलेंगी, x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिर्फ पावर जहाँ पर वहाँ पर पावर हम m और n लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो पावरें हैं वो 1/2 और 2/3 हैं, 1/3 हैं, बस उनके मुताबिक करेंगे। बाकी ये मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने बताया कि अपने लेक्चर में मैंने सॉल्व किया हुआ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। हमारे जनाब शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़े दमदार क्वेश्चन दिए हैं उसने, शायद आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन पहले नहीं देखे होंगे, कुछ हैं जो दिए हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो पास पेपर में रिपीट नहीं हुए, तो देखते हैं जी उनको ज़रा। ले बेटा, नेक्स्ट आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की स्टेटमेंट दी हुई है और आपने उसका प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन जो हैं रिवाइज यहाँ पर करनी है। हाउ वी कैन डिफाइन कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने लिखा है कि आ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी if for every positive real number epsilon there is a real number delta, positive real number delta, such that whenever x minus y is less than delta then f of x minus f of y is less than epsilon। तो ये डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की। आप एक फंक्शन f को कंटिन्यूअस कहेंगे ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी अगर आपने यहाँ पर f of x माइनस f of y का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखा दिया, कब? जब x माइनस वाई का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो डेल्टा से छोटा हो। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैसे डिफाइन करते हैं? नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। आर रियल वैल्यूड फंक्शन f इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट x नॉट इफ फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। हम कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट x नॉट के ऊपर, दिस इज कैपिटल F, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है f of x माइनस f of x नॉट और लिमिट x प्रोसीड टू x नॉट x माइनस x नॉट एग्जिस्ट करे, तो इसको हम f डैश x नॉट से डिनोट करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है x नॉट के ऊपर।
और डिफरेंशियबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसे अगर आप डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन में देखना चाहें तो ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक फंक्शन f है, हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन f है, इसकी जो लिमिट है वो l है व्हेन एवर x अप्रोचेस टू a, व्हेन x अप्रोचेस टू a एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज l। इसको अगर आप इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस एब्सोल्यूट है दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है इज़ लेस देन डेल्टा। तो अब अगर इसको इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए अगर इसको हम लिखें तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट का आंसर आया है वो ये सारा है, दिस इज़ आवर एल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आएगी माइनस ये आ जाएगा लिमिट एल की जगह एफ डैश एक्स नॉट, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो मैं यहाँ पर जो डिफरेंशियबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल करूँगा, ये वाली डेफिनेशन को, दिस डेफिनेशन विल बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लीजिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, कहता है लेट एफ बिलोंग टू आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी डेट इज आई एफ इज़ अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। मतलब ये जो नोटेशन है ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की है। फॉर ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, हमने एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया है इंटीग्रल ए से एक्स, एक्स इज़ अपर लिमिट वेरिएबल है यहाँ पर एफ ऑफ टी डी टी। कहते हैं देन शो डैट कैपिटल एफ इज़ अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पहली चीज़ हमने जो प्रूव करनी है वो ये है कि कैपिटल एफ जो है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूअस है। फर्दर मोर इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट, अगर ये स्मॉल एफ जो है वो एक्स नॉट के ऊपर कंटिन्यूअस हो देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। तो आपने ये प्रूव करना है कि आपका जो कैपिटल एफ है वो डिफरेंशिएबल होगा एंड उसका जो डेरिवेटिव है वो एफ एक्स नॉट के बराबर होगा। देखें जी यहाँ पर पहली चीज़ ये जो है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारी सपोजिशन है। पहला ये आपने प्रूव करना है कि जो कैपिटल एफ है वो कंटिन्यूअस है। पहली चीज़ ये एफ इज़ कंटिन्यूअस, ये पहला आपने प्रूफ करना है। सेकंड आपने ये प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स नोट जो है वो एफ एक्स नोट के बराबर है। दो चीज़ें प्रूफ करनी है। ये कब प्रूफ करना है, व्हेन एफ इज़ कंटिन्यूअस, जब स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूअस होगा ओवर एट एक्स नोट के ऊपर, और एक्स नोट कौन है, ये पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी से। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर प्रूफ करनी है। सिंस एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल, आपका स्मॉल एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये बात आपको गिवन थी। सो एफ विल बी बाउंडेड। हम जानते हैं कि जो हर वो फंक्शन जो रिमान इंटीग्रेबल है वो बाउंडेड होता है। अगर ये बाउंडेड है तो आपको फिर पॉजिटिव रियल नंबर एम मिलेगा सच डैट के एफ ऑफ टी जो है वो लेस देन इक्वल होगा एम से। हम जानते हैं कि फंक्शन को आप बाउंडेड कहते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एम मिले कि एफ ऑफ टी का जो आंसर है वो उस पॉजिटिव रियल नंबर एम से छोटा हो, ये फंक्शन की बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा, अब मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ, हमने प्रूफ ये करना है आवर फर्स्ट टारगेट इज़ टू शो डैट एफ इज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ कंटिन्यूअस कब होगा, मैं बताऊँगा एफ कंटिन्यूअस तब होगा जब मैं ये प्रूफ करूँगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जो डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट ये लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस वाई जो है वो लेस देन होगा डेल्टा से। तो मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा है। तो मैं फिर इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को, और मैं दिखाऊंगा ये एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, वो चूज़ एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड कंसीडर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है ए से एक्स इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये लिख दिया सारा, आगे एफ वाई, जब एफ वाई आएगा तो फिर अपर लिमिट वाई हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिमिट्स को चेंज किया तो बाहर माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, वाई को नीचे ले आया, ए को ऊपर चला गया। अच्छा जी, अब मैंने इसको ज़रा पहले लिख लिया और ये जो पहला इंटीग्रल उसको बाद में लिख दिया। अब आप इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं जो मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर लिखा हो ए से सी प्लस सी से बी, तो दिस कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऐसे आप लिख सकते हो वाई से एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसे स्टार कह दिया हमने।
अच्छा, मैंने लिखा जी एज वी नोटेड, ये इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का होल एब्सोल्यूट हमेशा लेस देन इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी होल एब्सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट। इसे यहाँ पर हम 2 कंसीडर कर लेते हैं बाय यूजिंग 1 and 2 इन स्टार। स्टार में 1 और 2 को यूज़ करें। अब 1 और 2 स्टार क्या है हमारे पास, ये मेरे पास स्टार है जिसको अभी हमने सॉल्व किया है, ये इसमें हमने 1 और 2 को यूज़ करना है। 1 आपके पास क्या थी, ये है एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एम है। अच्छा ये देखें ज़रा, ये मेरे पास 1 है, यहाँ पर ये सारी चीज़ है, एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एम है हमारे पास। मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा ए से बी, इंटीग्रेशन हमारा इंटीग्रल है y से x, x से y, तो मैं यहाँ पर x से y इसको अप्लाई करता हूँ, x से y एफ ऑफ टी इंटू डी टी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल x टू y m इंटू डी टी। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब इसको ज़रा सोल्व करें, m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा x से y डी टी की इंटीग्रेशन होगी t, ये आ गया m इंटू अपर लिमिट y माइनस एक्स। ठीक होगी बात ये कि नहीं, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये है अपर लिमिट, यहाँ पर y है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट y जो है, अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट y है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सॉरी x माइनस वाई, यहाँ पर भी करेक्शन कर लें। अच्छा अब ये सारी चीज़ आ गई लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसको मैंने फिर इस सारे की जगह ये सारी जो चीज़ है वो लेस देन इक्वल आ गई m टाइम x माइनस वाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके पास जो स्टार है, स्टार में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन लिखा है इसके, ठीक है, और आगे से ये सारी चीज़ छोटी आई है इससे m टाइम x माइनस वाई के, तो इसको और इसको आपस में कंबाइनिंग कर लें तो ये सारी चीज़ आ जाएगी m टाइम x माइनस वाई के बराबर लेस देन इक्वल टू इसके आ जाएगा। अब टेक यहाँ पर मैंने ये दिखाना है ना कि ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन से छोटा है, कब, जब x माइनस वाई छोटा होगा डेल्टा से। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से एक डेल्टा इस तरह लेट कर लेते हैं, x माइनस वाई लेस देन है एप्सिलॉन ओवर m इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, मतलब ये लेस देन मैंने डेल्टा ले लिया और डेल्टा क्या रखा है, एप्सिलॉन ओवर m। देखें जी हमने प्रूव करना है कि जब आपका व्हेन x माइनस वाई छोटा हो डेल्टा से, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख ली है एप्सिलॉन ओवर m के बराबर। मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ से x माइनस वाई छोटा हो गया एप्सिलॉन ओवर m से, ये छोटा है डेल्टा से, डेल्टा की कीमत ये लेट कर ली है, तो इसके साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, ये दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें या इधर m आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब m टाइम x माइनस वाई छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से, और ये सारी चीज़ कौन है, ये सारा आपके पास एफ एक्स माइनस एफ वाई है, ये छोटा आ गया एप्सिलॉन से। यही हमने दिखाना है, एज व्हेन यूर x माइनस वाई छोटा है डेल्टा से, देन आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई छोटा होगा एप्सिलॉन से। सो कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट वी शैल शो दैट इफ स्मॉल एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट देन कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। अब हमने प्रूव करना है कि कैपिटल एफ जो है वो एक्स नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ले बेटा यहाँ पर ये बात हमें गिवन है कि f जो है स्मॉल f आपका x नॉट पर कंटिन्यूस है। अब मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो क्या है, कहते हैं जी सो फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिलेगा सच डैट कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट उठाए, एक t और दूसरा x नॉट रख लिया। x नॉट भाई वो वाला पॉइंट जिस पर कंटिन्यूटी के लिए कहा गया है, तो t माइनस एक्स नॉट का जो डिफरेंस है वो लेस देन होगा डेल्टा से। आप t की जगह कोई दूसरा पॉइंट भी रख सकते हैं। वैन इवर ये डेल्टा से छोटा होगा देन जो है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोट जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब चूँकि स्मॉल एफ कंटिन्यूस है, ये हमने प्रूफ नहीं करना, ये बात गिवन है तो इसे मैंने 3 कह लिया। फॉर ऑल टी और एक्स नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। प्रूफ क्या करना है, सो टू शो डैट कैपिटल एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। ये प्रूफ करने के लिए कि एफ जो है वो कैपिटल एफ जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट के ऊपर, एंड दूसरा ये कि इसका जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ एक्स नॉट के बराबर है। वी विल शो डैट, हमने ये शो करना है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच डैट, ये जो डेफिनेशन पीछे मैं डिफरेंशिएबिलिटी की आपको बता के आया हूँ, ये हमने प्रूफ करनी है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ डैश एक्स नॉट, दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा है। सो कंसीडर, तो इतने से हम कंसीडर करें, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट
यहाँ पर एफ डैश एक्स नोट किसके बराबर है, स्मॉल एफ के, तो यहाँ पर स्मॉल एफ की वैल्यू ये पुट कर दी। आगे यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ये आ गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ये सारी चीज़ आ गई। यहाँ से एब्सोलूट जो था वो लहदा कर दिया, तो नीचे वाले नंबर का एब्सोलूट एक लहदा आ गया, ऊपर ऐसे ही सारा कुछ आ गया। ठीक हो गई बात ये। नहीं बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ था कैपिटल एफ एक्स, उसकी वैल्यू लगा दी, ये कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर लिखा था एफ एक्स नोट कैपिटल एफ एक्स नोट, तो उसकी वैल्यू हो गई ए से लेकर एक्स नोट एफ ऑफ टी डी नोट। और यहाँ पर जो चीज़ लिखी थी, ये जो इंटीग्रल की शक्ल में लिखा है, यहाँ पर था एक्स माइनस एक्स नोट, तो इसको आप इस तरह इंटीग्रल की शक्ल में लिख सकते हो, एक्स नोट से लेकर एक्स इंटू डी टी। एक्स में से एक्स नोट माइनस हो रहा है, इसलिए एक्स बड़ा होगा, एक्स नोट छोटा है, तो एक्स इज़ अपर वैल्यू, अपर लिमिट। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिमिट जो है वो चेंज कर दी, तो साइन जो है बाहर चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी वैसे के वैसे लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिला लिया, तो ये एक्स नोट लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट एक्स आ गई, जैसे पीछे भी हमने किया था, और ये वाला वैसे का वैसे नीचे लिख लिया। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों इंटीग्रल की लिमिट एक जैसी है, ये भी एक्स नोट से एक्स है, ये भी एक्स नोट से एक्स है, तो इंटीग्रल को बाहर कॉमन लिखा ऐसे, और अंदर ये लिख दिया एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, और ये एब्सोल्यूट आ गया इसके ऊपर यूजिंग 3। अब 3 क्या था, 3 में जो वो थी वो कंटिन्यूटी के मुताबिक ये जो अंदर वाली चीज़ है, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो इस सारे को मैंने इसकी जगह लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन का साइन आ गया इक्वल की जगह यहाँ पर, और ये सारे को बदल दिया मैंने एप्सिलॉन से। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर, और आगे यहाँ पर आ गया ये, इसकी जगह एप्सिलॉन आ गया, और इंटीग्रल एक्स नोट से एक्स नोट, और ये डी टी आ गया। इस एप्सिलॉन को बाहर निकाल लिया, इसकी इंटीग्रेशन कर दी, ये आ गई एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, यहाँ से एक्स माइनस एक्स नोट ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये अंदर ऊपर रह जाएगा एप्सिलॉन। अब ये सारी चीज़ आपके पास आपने दिखानी थी, एप्सिलॉन से छोटी हो गई, तो ये हमने दिखा दिया एप्सिलॉन से छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये आपके पास एफ डैश एक्स नोट बराबर है एफ एक्स नोट के। तो ये आपने प्रूफ करना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन उसने उठाया है वाल्टर र्यूडन की बुक में से, और मेरा ख्याल है शायद आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है तो चलें इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली ये है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वाल्टर र्यूडन की बुक में से। सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी एक डेफिनेशन है जो इसमें इस्तेमाल होगी, वो देख लेते हैं। मैंने लिखा लेट f1 f2 अप टू सोन f के बी रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये मेरे पास एक फंक्शंस हैं जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है। लेट f जो है उसको मैंने इस तरह लिख लिया, इन सबको इस तरह मतलब कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखकर इसको मैंने नाम दे दिया f का। जिस तरह आप लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर में, आपके पास एक वेक्टर मिसाल के तौर पर v है, v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 3,4, तो 3 इज x कंपोनेंट, 4 इज y कंपोनेंट। तो इन दिस सेंस इस तरह ही मैंने इसको ऐसे लिख लिया। बी दी कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी टू ऑन r की पावर k। जैसे देखो r की पावर 3 है, तो r की पावर 3 में जो आपके पास पॉइंट इससे बिलोंग करेगा उसके कितने कंपोनेंट होंगे, उसके 3 कंपोनेंट होंगे। इन दी सिमिलर वे अगर आर स्क्वायर की बात की जाए तो उससे दो जो होगा कंपोनेंट वाला जो वेक्टर है या पॉइंट है जो उससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आर के जो है उससे जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो के कंपोनेंट वाला होगा, और वो जो के कंपोनेंट वाला यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है वो इस तरह का है स्पेशल कि उस पॉइंट का हर जो कंपोनेंट है वो बजाते खुद एक फंक्शन है। आगे इफ़ अल्फ़ा इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर अल्फ़ा हमारे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, टू से डैट, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो एफ़ है ये भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है। आर के आगे अल्फ़ा मतलब जब भी लगा होगा तो दिस रिप्रेजेंट रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। तो ये रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, मीन्स डैट
कि एफ जे जो है वो बिलोंग करता है आर अल्फ़ा से, नहीं समझे। कहता है कि यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि एफ़ जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा अगर इस एफ़ का हर कंपोनेंट जो है वो खुद रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो। यानी कि F1 भी आर अल्फ़ा से बिलोंग करे, F2 भी आर अल्फ़ा से बिलोंग करे, Fk भी आर अल्फ़ा से बिलोंग करे। अगर हर कंपोनेंट इससे बिलोंग करता है तो फिर हम कहेंगे एफ़ जो ये है ये भी इससे बिलोंग करता है। फॉर जे इज इक्वल टू 1 के इफ़ दिस इज़ द केस वी डिफाइन, अगर ऐसा है कि एफ़ जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल बन गया है तो देन इस एफ़ का जो इंटीग्रल हम डिफाइन करेंगे वो इस तरह होगा, ए से बी एफ डी अल्फ़ा इक्वल टू पहले F1 का इंटीग्रल कोमा दूसरे F2 का इंटीग्रल अप टू सोन इसके केथ कंपोनेंट का इंटीग्रल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए से बी एफ डी अल्फ़ा इज़ द पॉइंट इन आर के, ये एक आर के का पॉइंट है, हुज जेथ कोऑर्डिनेट इज़ ए से बी एफ जे डी अल्फ़ा। ठीक है, मतलब इसका आर के में के कंपोनेंट है ना, तो के कंपोनेंट वाला पॉइंट इसमें होगा। तो इसका पहला कंपोनेंट जो है वो एक इंटीग्रल की शक्ल में, दूसरा कंपोनेंट फिर इंटीग्रल की शक्ल में, तो जेथ कंपोनेंट होगा वो भी इंटीग्रल की शक्ल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखने वाली है, एक तो ये कि ये इस तरीके से इंटीग्रल को हमने डिफ़ाइन करना है। आर के का मतलब है के कंपोनेंट वाला वेक्टर इसमें होगा। दूसरा ये कि ये जो इस्तेमाल होगी चीज़ कि एफ़ जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल होगा अगर इस एफ़ का हर कंपोनेंट बजाता खुद रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल हो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ एफ मैप्स क्लोज इंटरवल ए बी टू आर के, मतलब क्या है कहने का इसका, इस तरह है कि एफ़ जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर एक फंक्शन है, एंड इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, जैसे ऊपर आर अल्फ़ा मैंने भी डिफ़ाइन किया था, फॉर सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फ़ा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन शो डैट, पहली बात आपने प्रूफ करनी है कि जो एफ़ का एब्सोल्यूट है ये भी आपके पास आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, और दूसरी चीज़ आपने प्रूफ करनी है कि ए से बी एफ़ डी अल्फ़ा एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है ए से बी एफ़ एब्सोल्यूट डी अल्फ़ा, यानी वही जो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को प्रूफ करने के लिए हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, ये आपका जो थ्योरम है ये बिल्कुल इस तरह का है जिस तरह मैं यहाँ पर आपको दिखाने लगा हूँ, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर भी यही है, इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा एंड जी बिलोंग टू आर अल्फ़ा, जी को चले छोड़ देते हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन आपने प्रूफ करना है कि एफ़ बिलोंग करता है आर अल्फ़ा से और ये जो इनक्वालिटी होल्ड करती है। लेकिन यहाँ पर उसने कहीं पर बात नहीं की कि आपका एफ़ जो है वो आर के से क्लोज इंटरवल ए बी से आर के की तरफ मैप करता है। तो अगर आप के पास ये वाली स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सामने आपको नज़र आ रही है और इसमें आर के का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर इसका जो प्रूफ है ये कुछ मैं चले यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, अगर आपके पास शायद इसी तरीके से होगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो फिर आप गलत करेंगे। या इसका बाकी साइड ये है सारी, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये है जी, अगर आप इसको इस तरीके से प्रूफ करने जा रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया जी। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है, इसमें कहीं पर भी आर के की बात नहीं हो रही, और अगर कोई स्टूडेंट इसको इस अंदाजे से प्रूफ करता है इस तरीके से तो वो क्वेश्चन गलत होगा आपका। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, उसके ज़रिए से आपने करना है। तो अब इसको कैसे करना है, मतलब इसमें आपने एफ़ के कंपोनेंट वगैरह लेने हैं, इसमें आर की पावर के का बीच में जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए, बीच में जिक्र करना आपने। अदरवाइज़ जो मैंने आपको चीज़ पहले दिखाई है अभी, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो आपने ये प्रूफ करना है कि एफ़ जो है एफ़ का एब्सोल्यूट जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, दूसरा ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करती है। मैंने लेट कर लिया, एफ़ मेरे पास एक फ़ंक्शन है जिसके ये के कंपोनेंट है, जैसे मैं ऊपर अभी आपको बता चुका हूँ। देन एफ़ की जो मैग्नीट्यूड होगी, आप जानते हैं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट और अंदर हर कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया। ठीक होगी बात। एज हेयर ये बात गिवन है कि आपके पास एफ़ जो है वो आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, ये उसने कहा है, हमने प्रूफ करना है कि ये भी बिलोंग करता है। अगर एफ़ आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, और जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ, अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अगर एफ़ जो है वो आर अल्फ़ा से बिलोंग करता होगा, ये कब बिलोंग करता होगा, जब इसका हर कंपोनेंट आर अल्फ़ा से बिलोंग करता होगा। सो ईच
एफ जे जो है वो भी आर अल्फ़ा से बिलोंग करता होगा, यानी अगर एफ आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है तो फिर इसका हर कंपोनेंट आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, और अगर इसका हर कंपोनेंट आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है तो हैंस सो डज़ देयर सम, तो फिर इनका जो सम है वो भी आर अल्फ़ा से बिलोंग करता होगा। अगली बात, अच्छा जी, आगे यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं ये हैं स्क्वायर की शक्ल में, और ऊपर है स्क्वायर रूट। मैंने लिखा है सिंस एक्स स्क्वायर इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स का स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो दिस विल बी अ पैराबोला लाइक दिस। तो ये पैराबोला के ग्राफ से भी देख लें, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। तो एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो जी कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है कि क्या ये एक्स स्क्वायर किसी नंबर पर इन्फिनिटी बनता है, किसी भी रियल नंबर पर, आप जानते हैं नहीं बनेगा, इसका आंसर कोई ना कोई रियल नंबर निकलेगा, तो लिहाजा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब अगली बात, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका इन्वर्स फंक्शन, सो इट्स इन्वर्स फंक्शन अंडर रूट एक्स इज़ आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल 0 से 1, और वेयर एम बिलोंग टू आर के ऊपर प्लस का निशान है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये जो मैंने नीचे ज़रा नोट लिखा है इसको ज़रा देखें, मैंने ये क्या लिखा है, ये आपकी अर्लियर क्लासेस आप क्लास मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं इफ़ एफ इज़ अ कंटिन्यूअस 1-1 मैपिंग फ्राम एक्स टू वाई, अगर आपके पास एफ जो है वो कंटिन्यूअस मैपिंग हो और 1-1 मैपिंग हो, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन हो एक्स से वाई, तो फिर आप याद रखें कि एफ़ का जो इन्वर्स है वो निकलेगा, एफ इन्वर्स इज़ आल्सो अ कंटिन्यूअस मैपिंग फ्राम वाई टू एक्स। देखिए जी, किसी फंक्शन का इन्वर्स तब पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन बजाते खुद एफ़ जो है वो 1-1 हो, यानी इंजेक्टिव हो। क्या हो? इंजेक्टिव हो। अगर एफ इंजेक्टिव होगा, इफ़ एफ इज़ इंजेक्टिव देन एफ इन्वर्स इज़ पॉसिबल, तो एफ इन्वर्स जो होगा वो पॉसिबल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और एफ इन्वर्स ऐसी सूरत में कंटिन्यूअस होगा, मैपिंग कंटिन्यूअस मैपिंग होगी वाई से एक्स की तरफ। तो यही मैंने लिखा है कि एक्स स्क्वायर जो है असल में एक 1-1 मैपिंग है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, लिहाजा इसका इन्वर्स जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट है इसको आपने पेपर में बस साइड पर इसी तरह बनाकर एक ब्लॉक सा बनाकर उसके अंदर लिख दें सारा। ठीक है, बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, और वो थ्योरम ये है, नेक्स्ट बाय यूजिंग द थ्योरम विच सेज दैट। अब ये थ्योरम कहाँ से लिया है? ये रिमान, ये जो वाल्टर न्यूटन की बुक है, ठीक है, इसमें इस थ्योरम को प्रूफ करते हुए उसने एक थ्योरम का रेफरेंस दिया है। मैंने उस थ्योरम का रेफरेंस तो नहीं लिखा, रेफरेंस की उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पर सारी, तो आप भी इस तरह पेपर में करेंगे। नेक्स्ट बाय यूजिंग थ्योरम विच सेज दैट इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और एम जो है वो एफ से लेस देन इक्वल टू एफ है, यानी एम एफ जो है लाइज बिटवीन एम एंड स्मॉल एम से कैपिटल एम। दूसरे अल्फाज में एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम है, लोअर वैल्यू स्मॉल एम है। फाई इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल एम से एम, एंड एच एक्स जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन बनाया। एफ रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल है, एफ की लोअर वैल्यू स्मॉल एम है, अपर वैल्यू कैपिटल एम है। फाई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इस क्लोज इंटरवल के दरमियान है। एच एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है और वो इस तरह है, फाई एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन याद रखें ये जो कंपोजिट फंक्शन एच होगा ये भी रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी से। अगर ये थ्योरम आपको समझ आया है तो ज़रा गौर करें। मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना एफ ऑफ एक्स रख लें एक्स स्क्वायर के बराबर, और जो इसके ऊपर फाई अप्लाई करना है उसका नाम रख लें अंडर रूट एक्स के बराबर। यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा करके एक नया फंक्शन बनाएंगे एच एक्स। दिस इज़ दी कंपोजिट फंक्शन फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी एक्स स्क्वायर के बराबर। अब फाई कौन है? अंडर रूट एक्स, इसके ऊपर अंडर रूट एक्स अप्लाई कर दिया, यानी अंडर कंपोजिशन निकालने आती है ना, इतना तो आपको करने आता है। दिस विल बिकम एक्स। तो ये जो आपके पास एक्स निकला है, कहता है ये आपके पास ये भी जो होगा वो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा एच ऑफ एक्स जो है। तो यहाँ पर इस आइडिया को आप इस्तेमाल करें इसके लिए। देखिए हमने प्रूफ करना है कि एफ़ का जो एब्सोल्यूट है ये आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, ये हमने प्रूफ करना है पहले। तो यहाँ पर एफ़ जो है वो स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, एफ़ एब्सोल्यूट जो है वो स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, यानी ये चीज़ है फाई ऑफ एक्स हो गया, यानी कि यहाँ पर एफ़ एब्सोल्यूट जो है वो फाई ऑफ एक्स का रोल अदा कर रहा है। इसके अंदर जो फंक्शन है वो स्क्वायर की फंक्शन में है, वो एफ ऑफ एक्स है।
ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो एफ का जो एब्सोल्यूट है, दिस इज़ एक्चुअली एच ऑफ एक्स, ठीक है। और अंदर वाली सारी चीज़ जो है वो स्केयर है, यानी कि स्मॉल एफ हो गया, और जो इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई किया जा रहा है वो फाई ऑफ एक्स है। तो एच ऑफ एक्स जो है वो ये हो गया। और ये जो थ्योरम है ये कहता है कि एच एक्स जो है, जो कि कंपोजिट फंक्शन है, वो कंपोजिट फंक्शन हमेशा रमान स्टाइलिस इंटीग्रल आर अल्फा से बिलोंग करता है। लिहाजा फिर ये एफ का जो एब्सोल्यूट है ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, ये भी आपके पास आर अल्फा से बिलोंग करता जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? नहीं जी, पहला रिजल्ट तो प्रूफ हो गया। दूसरा रिजल्ट हमने ये प्रूफ करना है, नेक्स्ट वी शो डैट दिस इनक्वालिटी। अब ये आपने इनक्वालिटी प्रूफ करनी है। मैंने नेट कर लिया कि y जो है वो एक ये k कंपोनेंट वाला वेक्टर है, y इक्वल टू y1 y2, ये इसके k कंपोनेंट है। वेयर yj जो है वो ये है, ये हम पीछे मैंने जो डेफिनेशन बताई है आपको उसके मुताबिक चल रहा हूँ। yj जो है वो एफ जे डी अल्फ़ा ये का इंटीग्रल है। देन जो ये ख़ुद y होगा वो आ जाएगा एफ डी अल्फ़ा का इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि y की मैग्नीट्यूड निकालें और उसका स्केयर कर लें, तो y की मैग्नीट्यूड आ जाएगी y1 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस y3 का स्केयर अप टू सॉन yk का स्केयर। ऐसी है ना, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट इसलिए नहीं आएगा, मैंने स्केयर ले लिया यहाँ पर। अच्छा, इसको समीशन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, आगे ये जो समीशन yj का स्केयर है, yj का स्केयर उसको ऐसे लिख सकते हैं yj इंटू yj। अच्छा, अब ये जो yj है, एक इनमें से एक yj जो है वो ये सारा है, ये है सारा। तो इस yj की वैल्यू यहाँ पर उठा के लगा दी यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको इंटीग्रल के अंदर ले गया तो ये आ गया समीशन yj एफ जे डी अल्फ़ा, इसे मैं 1 कह देता हूँ, ठीक हो गया। इसका मतलब आपका जो 1 है ये सारा किसके बराबर है, ये है y एब्सोल्यूट का स्केयर, y एब्सोल्यूट का स्केयर सारा ये है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बाय यूजिंग कॉची-श्वार्ज़ इनक्वालिटी। कॉची-श्वार्ज़ इनक्वालिटी आपने पढ़ी हुई है, मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ के हैं, रियल एनालिसिस 1 में पढ़ी है। अगर a और b आपके रियल नंबर हों a स्केयर, तो देन समीशन k इज इक्वल टू 1 से n a स्केयर k स्केयर a स्केयर k b स्केयर k इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन, सॉरी यहाँ पर ऐसे है, समीशन ए के इंटू बी के का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू समीशन ए स्केयर के इंटू समीशन बी स्केयर के, ऐसे ही है ना। और अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो दिस साइड विल बिकम ए के बी के लेस देन इक्वल टू समीशन ए स्केयर के होल पावर 1/2 और समीशन बी स्केयर के होल पावर 1/2, ऐसे ही होता ना। तो बाय यूजिंग दिस आइडिया ऑन दी इस हिस्से के ऊपर, इस समीशन के ऊपर आप ये आइडिया इस्तेमाल करें तो कॉची-श्वार्ज़ इनक्वालिटी लगती है दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों उनके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये नीचे वाली जो इनक्वालिटी बनी है अंडर रूट लेने के बाद उसको इस्तेमाल किया तो ये पहले आ गया समीशन yj का स्केयर होल पावर 1/2, फिर आ गया समीशन fj का स्केयर होल पावर 1/2, ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये सारी चीज़ कौन है, ये सारे का सारा ये कौन है, आप गौर करें तो ये सारे असल में y की मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है स्केयर रूट ऑफ सम ऑफ स्केयर। भाई इसको ओपन करके देखना ही आ जाएगा, y1 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस y3 का स्केयर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये y की मैग्नीट्यूड आ गई। और ये सारी कौन है, ये आपकी f फंक्शन f की मैग्नीट्यूड है। तो एफ टी, अब फंक्शन की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ना वो खुद कंपोनेंट वाला वेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अब देखें इसके ऊपर क्या है, इंटीग्रेशन अप्लाई हुई है। तो मैंने लिखा टेकिंग इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अल्फ़ा के लिहाज से आपने इंटीग्रेशन करनी है ऑन बोथ साइड वी हैव। लेकिन जी दोनों तरफ आपने इंटीग्रल अप्लाई किया, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इधर भी y की मैग्नीट्यूड जो है जो कि वो एक कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकाल लिया और फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी बाय यूजिंग 1 को इस्तेमाल किया। तो 1 में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो सारा है 1 में क्या था, 1 में ये था कि जो ये इंटीग्रल था, यहाँ पर समीशन था, यहाँ पर था yj, आगे है f ऑफ जे टी, दिस इज़ y मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये 1 था हमारे पास, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर देखें तो ये सारा था y मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो इसकी जगह मैंने बदल के सारा ये y मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख दिया, आगे ये आ गया y एब्सोल्यूट a से b एफ टी डी अल्फ़ा। अब मैंने लिखा कि अगर y मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, अगर मतलब जो y की मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है,
तो दोनों तरफ y की मैग्नीट्यूड 0 पुट करें तो ये भी 0 ये भी 0, देन 2 इज़ ट्रिवियल, तो तब ये 2 जो है वो तो होल्ड कर गया। अगर y मैग्नीट्यूड 0 के बराबर ना हुई तो दोनों तरफ y की मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें तो 2 विल बिकम, इधर y की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये y मैग्नीट्यूड आ गया, इधर डिवाइड किया तो कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से y मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, y था इंटीग्रल f डी अल्फ़ा के बराबर, ये हम पीछे मैं सपोज करके आया था, तो इसकी जगह y की जगह ये सारा लिख दिया और ये राइट साइड वैसे ही आ गई इधर, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, काफ़ी जानदार क्वेश्चन था जी। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ले जी, क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है उसने, और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो वाले लेक्चर में जाकर आप देख लें। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं अज्यूमिंग डैट अल्फ़ा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, अल्फ़ा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सपोज कर लें कि एफ़ जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, आर अल्फ़ा आगे ए बी इस तरह भी लिख लेते हैं। रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल की जो नोटेशन है वो खाली आर अल्फ़ा भी हो सकती है, इस तरह ए बी लिखना मतलब ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है। और जी भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, जबकि बी यहाँ पर बड़ा नंबर है, बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन नेगेटिव, जी ऑफ एक्स इज़ नॉन नेगेटिव, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव। कब, अगर एक्स आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू ए हो। कहते हैं अगर ये जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 के बराबर है, दिस इज़ द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एक्चुअली। देन शो डैट, आपने शो करना है कि आपके पास ए से इन्फिनिटी एफ डी अल्फ़ा एंड जी ए से इन्फिनिटी एफ डी अल्फ़ा बोथ कन्वर्जेस और डिवर्जेस। आपने जो है वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था जी सीरीज़ के लिए। तो सीरीज़ में कुछ इस तरह होता है ना कि अगर डिनोमिनेटर वाली जो सीरीज़ है, अगर ये रेशो जो है वो 1 के बराबर आ जाए, यानी कि सॉरी रियल नॉन ज़ीरो रियल नंबर आ जाए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर एल आ जाए, तो फिर जिस तरह का बिहेवियर नीचे वाली सीरीज़ का होता है उसी तरह बिहेवियर ऊपर वाली सीरीज़ का होता है। अगर नीचे वाली डाइवर्ज करेगी तो ऊपर वाली डाइवर्ज करेगी, और अगर ऊपर वाली नीचे वाली कन्वर्ज करती है तो ऊपर वाली कन्वर्ज करेगी। तो इन दी सिमिलर वे यहाँ पर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम लिमिट कंपैरिजन में चेक करते हैं तो ऐसे ही होता है कि अगर नीचे वाला इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है तो ऊपर वाला कन्वर्ज करेगा, और अगर नीचे वाला डाइवर्ज करता है तो ऊपर वाला डाइवर्ज करेगा। तो हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का जो बिहेवियर है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों ही हो सकती हैं। मैंने लेट कर लिया कि ये जो लिमिट है ना इसका नाम एल है, और एल यहाँ पर 1 के बराबर है। सिंस ये आपका एफ ऑफ एक्स भी नॉन नेगेटिव है, जी ऑफ एक्स भी नॉन नेगेटिव है, तो दोनों की जो रेशो होगी वो भी नॉन नेगेटिव ही होगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, और एल जो है वो 0 से बड़ा है यानी 1 के बराबर है। लेट अस चूज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, मैंने एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन चूज़ किया सच डैट कि एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव है। एल कौन है, यहाँ पर 1 के बराबर है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, 1 में से पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन को माइनस किया, आंसर 0 से बड़ा। ठीक है, सिंस ये जो लिमिट है ये एल के बराबर है, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट की डेफिनेशन मैं बार बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ आखिरी मरतबा। हम कहते हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन x की जो लिमिट है, एक रियल नंबर l को हम कहते हैं कि इस फंक्शन x की लिमिट है एट व्हेन x अप्रोचेस टू a। ये आपके पास लिमिट होती है अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकें कि इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स, और इसकी लिमिट का जो आंसर है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से व्हेन एवर x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। तो बाई यूजिंग दिस कंसेप्ट यहाँ पर मैंने लिखना है फंक्शन, तो फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, आगे लिखना है लिमिट एल, तो यहाँ पर लिमिट क्या है एल आ गई, तो ये लेस देन आ गया एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी मैंने लिखा है सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के इज़ ग्रेटर देन ए। ये क्या चीज़ है, जब आप इसको ओपन करते हैं x माइनस ए लेस देन डेल्टा को, तो क्या ये ओपन करके ऐसे लिखा जाएगा ना, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस डेल्टा, ए को दोनों तरफ ऐड कर लिया, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये वाला जो नंबर है ए प्लस डेल्टा और ए, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ए बड़ा है या ए प्लस डेल्टा बड़ा है, जबकि डेल्टा पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे जी ए प्लस डेल्टा बड़ा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसका मतलब ए प्लस डेल्टा जो है ना वो ए से बड़ा है, तो एक नंबर के चूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने डेल्टा नहीं ना लिखा, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा
मैंने देखा देयर इज अ पॉजिटिव नंबर के, और के क्या है, ए से बड़ा है, जैसे यहाँ पर ए प्लस डेल्टा ए से बड़ा है, सच डैट कि ये चीज़ आ गई एप्सिलॉन से छोटी। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी को ओपन करें। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है जो यहाँ पर मैंने लगाई है, एक्स का एब्सोल्यूट अगर छोटा हो बी से तो ये आ जाएगा माइनस बी लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस बी। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस विल बिकम माइनस एप्सिलॉन छोटा होगा, यहाँ पर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, यह आएगा माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन आएगा प्लस एप्सिलॉन से। दोनों तरफ आप हर साइड पर एल को ऐड कर दें तो दिस विल बिकम एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। क्लियर होगी बात कि नहीं? जी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। जी एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि जी एक्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जी ऑफ एक्स इज़ अ नॉट नेगेटिव हेयर। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इंटू जी एक्स लेस देन एफ एक्स, और इधर भी ये आ गया ऐसे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन के ग्रेटर देन। अब यहाँ पर कुछ केसेस बनाते हैं हम। मैंने लिखा है फ़र्ज़ कर लें, लेट कर लें कि ये वाला जो इंटीग्रल है ना वो कन्वर्ज करता है। अब हमने इस इनक्वालिटी को ज़रा सामने रखना है, एल माइनस एप्सिलॉन जी एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एल, इसको मैंने सामने रखना है। पहली कंडीशन मैंने ये मानी है कि ये एफ एक्स कन्वर्जेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि इस इनक्वालिटी को आपने सामने रखना है। इस इनक्वालिटी के तीन हिस्से हैं, ये है एल माइनस एप्सिलॉन टू जी एक्स, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है एल प्लस एप्सिलॉन जी एक्स। मैंने f को कन्वर्जेंट मान लिया, f है यहाँ दरमियान में। अब आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को याद रखना है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था, आपके पास एक सीरीज़ होती है जी ऑफ एक्स इस तरह, और एक उसका नाम होता था बेसिक कंपैरिजन, हम सीरीज़ में वही लिखता हूँ जिस तरह आप पढ़े हुए हैं, एक बी एन होती है एक ए एन होती है, ऐसे ही है। हम कहते हैं कि अगर बी एन छोटी है ए एन से, अगर ए एन कन्वर्ज करती है बड़ी वाली सीरीज़ तो फिर ये छोटी कन्वर्ज करेगी, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स को कन्वर्जेंट माना है, एफ ऑफ एक्स ये वाली साइड इससे बड़ी है इस वाली साइड से, ऐसे ही है ना। तो ज़रा फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि जो बड़ा है अगर वो कन्वर्ज करता है तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा। तो एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो फिर ये वाला हिस्सा लिया मैंने लिखा सिंस ये इससे छोटा है और एल माइनस एप्सिलॉन नेगेटिव नहीं है, लिहाजा ये वाली सारी साइड भी पॉजिटिव है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि चूँकि ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, तो छोटा इंटीग्रल जी एक्स भी कन्वर्ज करेगा। बस बात खत्म होगी। अगली चलें, जी एक्स जो है वो मैंने मान लिया कन्वर्जेंट है। अब जी एक्स कौन है, छोटा है। जी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और लेकिन मैंने जी एक्स को माना है कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो बड़ी सीरीज़ है वो हमेशा बड़ी सीरीज़ क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट होगा तो उसे होना चाहिए बड़ी सीरीज़, और अगर बड़ी है तो दूसरे अल्फाज में उसे कन्वर्जेंट होना चाहिए। अब जी एक्स को कन्वर्जेंट मान के चलाऊँ तो अब मैं ये वाला हिस्सा उठाऊँगा, ये वाला, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये वाला हिस्सा उठाऊँगा। कन्वर्जेंट है तो फिर जी को बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा इसमें है उसमें नहीं है। आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को याद रखना है जो सीरीज़ में मैंने पढ़ा है। सिंस एफ एक्स छोटा है इससे और इधर एल प्लस एप्सिलॉन तो होगा ही पॉजिटिव, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये जो छोटा है एफ वाला इंटीग्रल ये भी कन्वर्ज करेगा। कैसे, क्योंकि बड़ा कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा। अब मैं दोनों को लेकर चलूँगा डाइवर्जेंट। पहला केस एफ डाइवर्जेंट है। अब एफ डाइवर्जेंट है ना, तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर ए एन छोटा है बी एन से, अगर ए एन छोटा है बी एन से, तो फिर छोटी सीरीज़ अगर डाइवर्ज करती है, अगर ये डाइवर्ज करता है तो फिर ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो अब f को लिया है मैंने डाइवर्जेंट, तो फिर f डाइवर्जेंट है तो फिर f को किस साइड पर होना चाहिए, स्मॉलर साइड पर, स्मॉलर साइड पर, ठीक है। तो स्मॉलर साइड ये है यहाँ पर, ऐसे स्मॉलर के लिए f स्मॉलर है इसमें, ये दोबारा फिर वही हिस्सा उठाया। सिंस एफ ऑफ एक्स छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन इंटू जी एक्स से, एल प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव है, सो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर छोटा इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो फिर बड़ा भी डाइवर्ज करेगा। आखिरी हिस्सा मैंने कहा जी जी डाइवर्ज करता है। अब जी डाइवर्ज करता है तो डाइवर्ज कर रहा है, तो फिर मैंने क्या कहा है, जो डाइवर्ज करता है उसे क्या होना चाहिए, स्मॉलर, इसे होना चाहिए स्मॉलर। अब जी स्मॉलर कहाँ पर है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, जी स्मॉलर इसी हिस्से में है, तो इसका मतलब मुझे ये वाला हिस्सा उठाना है, ठीक है। तो मैंने ये वाला हिस्सा उठा लिया। एज एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर जी हमारा डाइवर्ज करता है तो फिर बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। लें जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ
और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमने आज का जो पेपर है वो भी कंप्लीट कर लिया। बोल बोल कर मेरा गला भी ख़त्म हो गया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा रिगार्ड ज़रूर करेंगे यार। जो जो देखेगा वो लाजमन इस वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। एक सब्सक्राइब करने से ना तो आपके कोई पैसे लगते हैं और ना ही यार आपको कोई मसला होता है। आपकी खातिर इतनी मेहनत करते हैं, देखें पहले ये कंपोज़ किए हैं, फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, फिर अपलोड करना, काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं ये। तो थोड़ा सा रिगार्ड किया करें। एक तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। चलें खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ये 22 का किया है, 22 से पीछे 21 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड फिर वही बात कि जो अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।